तो बच्चों सबसे पहली बात, टिश्यूज क्या होता है, वही जो अभी बताया कि टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर लाइक स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर। यानी कि जब सेम सेल, ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका फंक्शन सेम है, वो साथ में आके काम करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो मिलकर क्या कहलाते हैं, टिश्यूज। यानी वही एग्जांपल ऑफ द हार्ट ले लो, पंपिंग, हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है ना हार्ट, तो उसके अंदर के जितने टिश्यूज है ना, जो उसके अंदर के टिश्यू है, उसके अंदर के सारे सेल सेम है और सबका काम एक है, क्या, पंप करना, है ना, पंप करना ब्लड को। तो सेम टाइप ऑफ सेल साथ में आके एक तरह की टिश्यूज बनाते हैं और वही टिश्यू साथ में मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं टिश्यू की। लेकिन बच्चों जैसे कि प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं, है ना, कितना डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल में, तो जो उनके टिश्यूज है ना उसमें भी काफी डिफरेंस होता है। तो आज हम ये चैप्टर 2 कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज की, ठीक है, और फिर हम चलेंगे अपने एनिमल टिश्यू की तरफ। यानी हम इन दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कवर करने वाले हैं कि टिश्यूज का क्या क्या, कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि जो स्टडी ऑफ टिश्यूज होती है, जब हम कोई साइंटिस्ट टिश्यू के बारे में पढ़ता है, उस टाइप ऑफ स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ओके। चलिए मूविंग अहेड, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। चलिए अब प्लांट टिश्यू पढ़ने से पहले लेट्स स्टडी कि प्लांट टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं। जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह की होती है। सबसे पहले बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, एंड द सेकंड टाइप इज नोन एज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इसका मतलब है, इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज, हम आज प्लांट टिश्यू में ये कवर करने वाले हैं। अब ये जो है ना आपका फ्लो चार्ट, ये मैं बीच में डालती जाऊंगी ताकि आपको आइडिया लगते जाए कि हम क्या क्या कवर कर रहे हैं और कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपनी पहली कैटेगरी, दैट इज मेरिस्टेमेटिक, और इसके 3 सब टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ, दैट इज ग्रोथ टिश्यू, जो ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है। अब हमें पता है कि सेल का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक सेल जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है और डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 चलता रहता है और हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है। अगर सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपने आप को, तो बहुत सी चीजें रुक जाएंगी। जैसे रिपेयर, हमें कोई चोट लगती है, वो 2-3 दिन में आप देखते हो कि ठीक हो जाती, कैसे, वहां के जो सेल्स जो खराब हो गए थे, डैमेज हो गए थे, उनको रिपेयर किया गया है, उनको रिप्लेस किया गया है थ्रू डिवीजन ऑफ सेल्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो मेरिस्टेमेटिक का क्या काम है कि ये सिंपल लिविंग टिश्यूज है। सबसे पहली बात, ये लिविंग है, ठीक है, दे आर लिविंग टिश्यूज, थिन वॉल्ड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है ये पतली होती है, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। और इमेच्योर सेल्स, क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, अभी ये बेसिक सेल्स हैं, एक सिंपल सा सेल है जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कोई प्रॉपर इसका फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है, इमेच्योर सेल्स हैं। एंड विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी इनका फंक्शन ही क्या है, डिवाइड करो नए बनाओ, डिवाइड करो नए बनाओ, राइट। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स अगर मैं पढ़ूं तो क्या है, इसका जो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोजिक होती है, ठीक है, सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसमें, जो कि हमने अपने पहले 1 शॉर्ट रिवीजन में डिस्कस किया था, राइट। चलिए अब क्योंकि मैंने यहां बोला कि ये जो होते हैं ना, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, टाइटली, आपस में इनके बीच में गैप्स नहीं होते हैं, बहुत क्लोज क्लोज छुप ऐसे बैठे होते हैं, बिल्कुल चुपचाप चिपक चिपक के बैठे होते हैं, तो इनके अंदर की जो स्पेसेस होती है ना वो एब्सेंट होती है, कॉम्पैक्ट टिश्यू बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट, टाइटली पैक्ड, ठीक है। और बच्चों इनमें वैक्यूल्स नहीं होता, हमने पढ़ा था ना कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है, हम यहाँ पे प्लांट के ही बारे में बात कर रहे हैं, बट स्टिल प्लीज नोटिस कि यहाँ पे जर्नली वैक्यूल्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखता है, ठीक है।
नाउ दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल. एक्चुअली आपको जैसे ही मेरिस्टेमेटिक का नाम आए आपके सामने बस एक ही तुरंत वर्ड आना चाहिए, दैट इज डिवाइडिंग सेल्स. बस यही डिफाइन करता है, यही एक वर्ड डिफाइन करता है हमारे किसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को. डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसमें. कैसे होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स, दैट्स इट. बस यही एक चीज है जो कि इसको डिफाइन कर देगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, डिवाइडिंग सेल्स. ओके चलिए, तो ये बात थी हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. अब हमको पता है कि जो प्लांट होता है उसका कौन सा पार्ट ग्रो कर रहा होता है कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यूअसली अपने आप को बड़ा कर रहा होता है. कौन सा पार्ट बड़ा हो रहा होता है, शूट एंड रूट टिप्स. हमें पता है कि रूट इज अ टिप, है ना. रूट की टिप्स हैं वो या तो ग्रो कर रही होती हैं या शूट की टिप्स ग्रो कर रही होती हैं. प्लांट ऊपर से बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है. तो मतलब बेसिकली जनरली जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, या तो शूट टिप में होता है या रूट की टिप में होता है. अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है. इसके बाद बात करते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बच्चों, ये भी किसमें डिवाइड है, अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड है. ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड है. तो सबसे पहली जो कैटेगरी है ना उसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम, यानी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल पार्ट में, टॉप पार्ट, एपेक्स पार्ट में जो होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल पार्ट ऑफ द प्लांट, या रूट का बिल्कुल एपेक्स जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रूट. ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो मतलब जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट में, एपेक्स पॉइंट में होता है. तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक में क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स. यानी कि जो स्टेम की बिल्कुल अपर मोस्ट ग्रोइंग टिप है वहां पे ये सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं और लेंथ बढ़ गई, फिर डिवाइड करते हैं, लेंथ और बढ़ गई. इसीलिए वो स्टार्टिंग ऑफ द प्लांट में होता है. अगर कोई प्लांट यहाँ है ना तो यहाँ पे होंगे, ये मान लो इसकी रूट है प्लांट्स की और यहाँ पे इसकी शूट सिस्टम है. तो जो यहाँ पे होगा ना बिल्कुल अपर मोस्ट पार्ट में, टिप ऑफ द शूट यानी स्टेम का टिप और रूट का टिप, तो ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं ताकि हाइट ऑफ द प्लांट बढ़ पाए. राइट, तो इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स. फिर क्या है, सेल्स डिवाइड इन द डिवीजन इज इन द टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट. सीधी सी बात है, वहां डिवाइड करते रहेंगे तो वो वाला पार्ट इलोंगेट, खिंचता जाएगा, लंबा होता जाएगा. राइट. सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वाला जो पार्ट है, इट सेज कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, अब ये कौन सा टाइप है, ये वो टाइप है जहां पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पता है कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट दी लीफ बेस या इंटरनोड रीजन. प्लीज नोट, आपको लोकेशन पता होना चाहिए. पहले वाली की लोकेशन कहां है, टिप्स ऑफ द स्टेम या रूट्स. सेकेंड वाले की कहां है पोजीशन, सेकेंड वाले की है इंटरनोड रीजन में. इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, जहां से कोई ब्रांच स्टार्ट हो रही है या कहीं कहीं से पत्ती स्टार्ट हो रही है ना, उन दोनों पार्ट के बीच वाला इंटरनोड. सपोज मान लो यहां से एक ब्रांच निकल रही है, यहां से ब्रांच निकल रही है, तो दिस इज द नोड जहां से स्टार्ट हो रहा है, और इनके जो बीच का पार्ट है दैट इज इंटरनोड. दैट इज इंटरनोड. दो जो एरिया है, तो जो दो नोड्स हैं जहां से ब्रांच, जहां से कोई स्टेम निकल रही है या जहां से कोई लीव्स निकल रही है, उन दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड. ठीक है, क्लियर है. ओके चलिए, इंटरनोड तो ये होता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, लीफ के बेस में. या तो लीफ जो होती है जहां से लीफ स्टार्ट हो रही है वहां प्रेजेंट होगा, या इंटरनोड रीजन में प्रेजेंट होगा. अब ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है. अब जो हमारा सबसे पहला एपिकल है वो टॉप में बैठा हुआ है, सेल्स टॉप में बैठे बिल्डिंग के टॉप में, वो डिवाइड करेंगे तो हाइट बढ़ाएंगे. रूट्स में भी है तो रूट की लेंथ नीचे से बढ़ेगी. ठीक, ये जो बैठे हैं वो प्लांट के बीच में बैठे हुए हैं, जहां से स्टेम्स निकलती हैं, जहां से लीव्स निकलती है, उस रीजन में है. तो जब दो, मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, यहां से एक ब्रांच, यहां से एक ब्रांच, यहां अगर सेल्स है तो खींचेंगे प्लांट को, बीच से खींच रहे हैं. ठीक है, इलोंगेट कर रहे हैं. कहां से कर रहे हैं इलोंगेट, ये कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ. प्लेन जो हमारा प्लांट लंबा होता है ना, बीच में से लंबा खींच रहा है, बड़ा होता जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या बढ़ती है, लेंथ ऑफ द लीफ बढ़ती है. और ये बेसिकली होता कहाँ पे है, ग्रास की स्टेम में हो गया, बैम्बू स्टेम हो गया, तो मतलब बेसिकली स्टेम रीजन में होता है. प्लीज नोटिस, टिप्स में होता है, ये स्टेम की रीजन में होता है, दो नोड्स के बीच में यानी इंटरनोड में होता है. और इसकी वजह से एक प्लांट की लॉन्गिट्यूडल बढ़ता है, लॉन्गिट्यूडली बढ़ता है, चाहे वो लीफ की लेंथ बढ़ानी हो या स्टेम की लेंथ बढ़ानी हो. तो ये वाला टिश्यू इंटरकैलरी टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल. इंटर मतलब दो के बीच वाला, स्टेम की में रहने वाला.
तीसरी कैटेगरी है हमारी बच्चों, दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये क्या बोलता है? अब बच्चों आपने देखा है कि जब आप छोटा सा प्लांट लगाते हैं अपने घर में तो वो इत्तू सा होता है ना, इत्तू सा होता है, पानी डालते जाते वो बड़ा होता है और एक टाइम बाद शायद वो ट्री बन जाता है, यानी वो मोटा भी हो रहा है, लंबा भी हो रहा है। लंबे होने का रीजन हमने पढ़ लिया, लंबा कैसे हो रहा है, बीच की स्टेम खिंच रही है तो इंटरकैलरी, और जो उसके स्टार्टिंग शूट टिप्स बढ़ रही हैं, रूट टिप्स बढ़ रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एपिकल। लेकिन वो मोटा हो रहा है, उसकी जो स्टेम, तना बोलते हैं ना, तना पेड़ का, वो मोटा हो रहा है, मोटा मोटा होता जाता है ना, वो जो गर्थ बोलते हैं उसको, गर्थ, जो एक ट्री होता है, ठीक है, एक ट्री होता है, तो जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड गर्थ, तो ये वाला बढ़ता जाता है, तो इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। इस तरह जो रूट्स होती होंगी वो हमेशा पतली थोड़ी रहेंगी। जब हम स्टार्टिंग में एक सैपलिंग लगाते हैं मिट्टी में तो उसकी रूट्स नाजुक सी पतली पतली होती होंगी, है ना, लेकिन जैसे जैसे ट्री बढ़ता है रूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, राइट। इतने बड़े पेड़ को पूरा उसको मिनरल, उसको वाटर सप्लाई करना है, तो उसका जो गर्थ है, रूट का भी जो मोटापा है, मोटाई है जो, वो भी बढ़ता जाता है। तो यानी चाहे रूट की गर्थ इंक्रीज करनी हो, चाहे स्टेम की गर्थ इंक्रीज करनी हो, उस पे रोल आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो दीज आर द 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ व्हाट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ऐसा टिश्यू जिसके अंदर के सारे सेल्स डिवीजन करते रहते हैं, जब देखो काम करते रहते हैं, जिंदगी भर हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए नाउ मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कहाँ पे किसकी क्या लोकेशन है, अच्छे से देखेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्लांट है, लीव्स हैं, स्टेम है, सब कुछ है, ये रूट्स है या सॉइल में है। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्या, हमारा शूट। हम जानते हैं जो हमारा प्लांट है उसका सबसे स्टार्टिंग मोस्ट पॉइंट, टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द लीव्स, जो बिल्कुल टिप का पार्ट है ना, बिल्कुल शूट वाला पार्ट है, शूट सिस्टम, उसको वहां पे क्या प्रेजेंट है, हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो अभी पढ़ा। फिर अगर मैं बात करूं रूट के टिप्स में, ये हमारी रूट्स है, इसकी टिप्स में क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लंबाई, रूट्स नीचे से खिंच रही है, बड़ी हो रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द गर्थ, अगर सॉरी हाँ, नाउ टॉकिंग अबाउट कि जो ये हमारा इंटरनोड हमने पढ़ा था ना, जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो 2 नोड्स इंटरनोड में जो प्रेजेंट होता है, 2 नोड्स के बीच इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड में जो प्रेजेंट होता है, ये देखो इंटरनोड में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये देखो नोड लिख दिया मैंने, ये रहा नोड रीजन और ये रहा नोड रीजन, मतलब ये जो हमारा हो गया, ये हमारा इंटरनोड हो गया। क्या हो गया, हमारा इंटरनोड हो गया। तो इस रीजन में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ टॉकिंग अबाउट हमारा क्या, लेटरल की अगर बात करूं तो ये रहा हमारा लेटरल। मान लो ये हमारी स्टेम है, आई नो ये प्लांट बहुत कमजोर सा है, अभी छोटा सा है, बट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। सपोज ये वाला जो पार्ट है, इसकी जो मोटापा अगर जब बढ़ेगा ना, गर्थ इसकी जब बढ़ेगी, तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ व्हाट, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज स्टेम। ये प्लांट, ये जो स्टेम है इसकी, ये स्टेम, मोटा स्टेम कब बनाएगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो ये हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, डिपिक्शन है। चलिए अब बच्चों मैंने यहाँ वापस लगा दिया कि हमने क्या कवर किया, हमने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक अपना कवर कर लिया। तीनों टाइप हो गए, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ जंपिंग कहाँ कूद के जाएंगे, अब जाएंगे अपने परमानेंट टिश्यू में। जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ अपने परमानेंट टिश्यू की। अब बच्चों इस टिश्यू का फंडा क्या है, हमने मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, जो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, अपनी ग्रो स्टेज में होंगे, 1 to 2, 2 to 4 करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे हमेशा। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, ये वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो क्या करते हैं, डिवाइड करने की क्षमता, जो उनकी डिवीजन करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसे खो देते हैं, लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड नहीं कर पाएंगे अब वो। तो वो जो तो वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो बना लेते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी जो अब डिवीजन की एक्टिविटी खो चुका है, अब डिवाइड नहीं कर सकता, वो अपने आप को स्पेशलाइज करके एक फंक्शन ले लेगा कि मैं अब थक गया हूँ, अब डिवाइड नहीं कर सकता, हाँ अब क्या करूँगा, एक फंक्शन लेके बैठ जाता हूँ, यही फंक्शन उम्र भर कर लूँगा, कभी मौका मिला तो फिर से देखेंगे, चेंज करने का ऑप्शन मिला तो। ठीक है, यहाँ आप आगे क्लास में सीखेंगे। चलिए, तो परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवीजन एक्टिविटी, जो अपने डिवाइड करने की एबिलिटी खो चुके हैं, और क्या करेंगे वो, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यूज। यानी
अब वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन्होंने एक स्पेशलाइज्ड एक फंक्शन ले लिया है, डिफरेंशिएट कर लिया है अपने आप को, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए काबिल बना लिया है कि मैं ना ये फंक्शन ले लेता हूँ और मैं यही काम किया करूंगा, अब डिवाइड नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट करके स्पेशलाइज कर लिया एक फंक्शन के लिए और बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिक टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, एक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। तो डिफरेंशिएट मतलब अपने आप को स्पेशलाइज करके, अपने आप को काबिल बना के एक फंक्शन लेके अपने आप को क्या दर्जा दे देते हैं, परमानेंट टिश्यू होने का, कि मैं परमानेंट हूं, मेरा यही काम रहेगा, अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, इसी काम को करता रहूंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। अब बच्चों जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, इसकी भी तो टाइप्स होंगी, इसकी भी क्लासिफिकेशन होंगी, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स पढ़ते हैं, दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सिंपल मतलब सिंपल, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा उलझा पुलझा। कैसे उलझा पुलझा, देखिए अगर मैं बात करूं अपने सिंपल परमानेंट की और कॉम्प्लेक्स परमानेंट की, तो यहाँ पे एक ही तरह के सेल्स काम कर रहे होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल्स, इसमें सिर्फ एक तरह के सेल्स होते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक तरह के सेल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, दो तीन तरह के सेल्स आपस में मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वन टाइप ऑफ सेल्स हैं, एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब ज्यादा तरह के सेल्स हैं, कुछ मोर नंबर ऑफ टाइप्स, मोर देन वन नंबर ऑफ टाइप सेल्स हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और एक अलग सी कैटेगरी है प्रोटेक्टिव टिश्यू की, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है हमारे किसका, परमानेंट टिश्यू का, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन बच्चों एक कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होता है जो इसी के अंदर आता है, बट हम प्लेस नहीं कर रहे हैं, बट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ रोल क्या है। ठीक है, हम स्टार्टिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू से करेंगे, क्योंकि जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं ये प्रोटेक्टिव टिश्यू के बाद आते हैं। सबसे पहले जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट है, आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट होता है ये, इसका फंक्शन ही क्या होता है, प्रोटेक्टिव, इसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन करना प्लांट की। तो जो प्लांट की एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, वो तो सबसे पहले पढ़ेंगे ना हम, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। इस एपिडर्मिस, इस प्रोटेक्टिव टिश्यू के बाद आना स्टार्ट करते हैं हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, चलो अब क्या लिखा है कि इसका रोल क्या है, मेनली इसका रोल क्या है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये क्या है, प्रोटेक्टिव है फंक्शन में अपने, एंड इसकी कुछ मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोटेक्टिव का हम पढ़ लिया, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, बट क्या क्या नाम है, कौन कौन से टिश्यूज हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो प्लांट के पार्ट्स को, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, रूट हो गया, तो मेजरली कुछ मेन पार्ट्स हैं उनको कवर करता है, उनको एक शीथ से कवर कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो इट इज वन सेल थिक, यानी सिंगल लेयर होती है मोस्टली, एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स, सीधी सी बात है, आउटर मोस्ट एंड सिंगल लेयर्ड होती है। देन इट कवर्ड बाय क्यूटिकल। व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल क्या होता है बच्चों? जो क्यूटिकल होता है ना, ये एक एपिडर्मल के सेल्स ही रिलीज करते हैं, इट इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मल सेल्स ओनली। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इट इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मल सेल्स। जो हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं वही इनको सिक्रीट कर रहे हैं। तो ठीक है, एपिडर्मल सेल्स को सिक्रीट कर रहे हैं। और क्यूटिकल का फंक्शन क्या है हमारे? क्यूटिकल का फंक्शन है कि ये एक वाटर प्रूफ वैक्सी लेयर है, एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो कि पूरी कोटिंग फॉर्म करता है, एक कोटिंग, पूरी एक शीट, पूरी एक लेयर बिछा देता है किसी पार्ट के ऊपर। और ये कौन सिक्रीट कर रहा है? हमारे एपिडर्मल के सेल्स ही सिक्रीट कर रहे हैं। तो क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं क्यूटिन। तो क्यूटिकल एक लेयर का नाम है जिसे बनाया किसने है? क्यूटिन ने, जो कि सिक्रीट कौन करता है? एपिडर्मल सेल्स सिक्रीट करते हैं। और इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये वैक्सी लेयर है और कोटिंग कर रही है, तो ये हमारे जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, वी नो ना, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर बाय थ्रू विच स्टोमेटा। तो ये लॉस ऑफ वाटर को बचाता है, और कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उससे भी बचा के रखता है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स एंड ऑल्सो इट वर्क्स अगेंस्ट, मतलब इट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर को खोने से भी बचाता है। तो क्यूटिकल क्या है? एक शीट है जो कवर करती है, एंड
ये कौन से मतलब किससे बनी है, क्यूटिन से बनी है, और क्यूटिन किसने सिक्रीट किया है, एपिडर्मल के कुछ सेल्स ने ही सिक्रीट किया है। तो हम देखते होंगे, कभी कभी आपने नोटिस किया है, आप कभी ध्यान बताती हूँ, चलो आपको समझ में आया क्या होता है क्यूटिकल। लीफ लेना कभी, ठीक है, और लीफ को अपने हाथ में रखना और हल्का सा स्क्रैच करके देखना, तो एक पतली सी लेयर निकल के आती पॉलिथीन जैसे। मैं तो बहुत निकालती थी, अपने बचपन में खेलती थी उससे, आप भी कभी ट्राई करोगे, आपने पक्का किया होगा। तो वो जो पतली सी लेयर निकलती है ना, वैक्सी वैक्सी कोटिंग सी, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल लेयर, ठीक है। एंड वो बचाती है जो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस है उससे भी, और कुछ इन्वेजन ऑफ माइक्रोब से भी। चलिए, ये था हमारे एपिडर्मिस के बारे में। अब एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, यानी कि सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, जो हमारे सेल्स हैं लीव्स के ऊपर जो एपिडर्मिस, जो कवरिंग है लीफ के ऊपर की जो एपिडर्मिस है, क्योंकि एपिडर्मिस कवर करता है प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट लीव्स। तो जो लीव्स की एपिडर्मिस होती है वो कभी कभी कंटिन्यूअस नहीं होती, मतलब एक लेयर नहीं बिछी होती, कुछ उसमें बीच में अड़चने आ जाती हैं, है ना। क्या अड़चने आ जाती हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स। यू ऑल नो, सबको पता है स्टोमेटा क्या होता है, सबको पता है उसका फंक्शन क्या होता है, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें पता भी तो होना चाहिए कहाँ आता है, किस कैटेगरी के अंदर आता है, किस टिश्यू के अंदर आता है ना, किस टिश्यू के अंदर आता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि कुछ प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल पोर्स। बेसिकली व्हाट आर स्टोमेटा, दे आर पोर्स। तो ये कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये हमारे एपिडर्मिस का व्यू है, ठीक है, ये हमारा लीव्स है। इसका आप एक सेक्शन को अगर हम व्यू करेंगे तो वी विल सी कि ये हमारी एपिडर्मिस दिख रही है, एंड ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि बीच में कुछ प्रेजेंट है हमारे पोर्स विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ वैसे ही स्टोमेटा पोर्स की, और इनका फंक्शन पता है, सबको पता होगा, है ना, फंक्शन पता है ना। फंक्शन क्या था इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। और हर एक स्टोमेटा जो होता है ना, इट इज गार्डेड, इसको कौन गार्ड करके रखता है, इसके बाहर एक कुछ बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। यू ऑल नो कि जो हमें स्टोमेटा दिख रहा है ये छोटा सा पोर है, और जो ये गार्ड सेल्स जो मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये है ना, ये जो है ये है क्या है, गार्ड सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे गार्ड सेल्स हैं जो कि कवरिंग, जो पोर की ओपनिंग और उसको पोर को क्लोज करना और ओपन करना उसको रेगुलेट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा। नाउ हमारे स्टोमेटा जो होता है ना, कुछ स्टोमेटा जो कुछ हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और या तो वो कलरलेस होते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ एपिडर्मल सेल्स की। स्टोमेटा क्या है, एक तरह का एपिडर्मल सेल्स ही तो है ना, उसकी एक उसकी मॉडिफिकेशन है बेसिकली। तो कुछ जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि यू नो ना कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो हमारे एपिडर्मल की कुछ सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी सेल्स कलरलेस होते हैं। तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या परफॉर्म करेंगे, दे विल परफॉर्म ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस, है ना। चलो, तो ये था हमारा एपिडर्मिस के बारे में और उसमें आने वाले स्टोमेटा के बारे में। मूविंग अहेड एंड नोइंग द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, जो कि हम जानते हैं दैट इज गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, यानी जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है उस टाइम पे इनका रोल आ जाता है। चलिए, अब मैं बात करती हूँ कॉर्क की। व्हाट इज कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, ये देखो क्या होता है। आपने देखा एक ट्री, एक पेड़ का तना देखा है, बार्क दिखा है, ये बार्क ही तो है बेसिकली, दिस इज व्हाट, बार्क। तो बच्चों बार्क में ही कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स, इसको हम फेलम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फेलम। क्या बोलते हैं, फेलम बोलते हैं, ठीक है। अब चलो, अब ये क्या होता है, जो कुछ ओल्डर रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती है, यानी जैसे जैसे जो हमारा पेड़ है वो एज करता है, उनकी एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे वो एज होती है उनकी, तो क्या होता है कुछ जो टिश्यूज जो उनके बिल्कुल बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी में सबसे आउटर मोस्ट बाहर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स या फेलम सेल्स। इनका रोल भी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये हार्ड होते हैं, प्रोटेक्शन। बार्क कितनी कड़ी कड़ी होती है ना, कभी अपने बार्क को छाल बोलते हैं ना, कभी उसको कभी कोशिश की उसको निकालने की, कितने हार्ड होते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर के सेल्स होते हैं ना वो डेड होते हैं, दे आर मेड ऑफ डेड सेल्स। थिक वॉल्स होती हैं और इनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्टिफ, दे आर रिजिड, दे आर हार्ड, बिकॉज उनके सेल्स के बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो सॉफ्ट कैसे होंगे, कैसे बेंट वेंट होंगे, स्पेस ही नहीं है ना, वो तो उसमें क्या है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल कड़े मजबूत हैं, रिजिड हैं, ठीक है। अब द सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंसेस कॉल्ड सुबेरिन,
यानी कि जो हमारे कॉर्क है, इसकी जो सेल्स हैं, मतलब सेल वॉल जो है ना, उसमें कुछ डिपॉजिट होती है वैक्सी सब्सटेंसेस की, जैसे अभी हमने वहां पे पढ़ा क्यूटिकल है ना। इस केस में सेल वॉल जो होती है कॉर्क की, सेल्स की बात कर रहे हैं, कॉर्क क्या है, बेसिकली सेल्स है ना। तो सेल, उन सेल्स की जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, उसमें कुछ डिपोजिशन होता है, कुछ एक वैक्सी सब्सटेंस का, इसका नाम होता है सुबेरिन, ठीक है। अब ये जो सुबेरिन होता है ना, इसका काम क्या होता है, ये जो सुबेरिन है ये एक सुबेराइज्ड लेयर फॉर्म कर लेती है। सीधी सी बात है, जब सारे सेल वॉल में डिपोजिशन होगी सुबेरिन सब्सटेंसेस की, वैक्सी सब्सटेंसेस की, तो एक तरह से पूरी कोटिंग हो जाएगी, सुबेराइज्ड कोटिंग बोलते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, सेल्स ऑफ द कॉर्क जो होते हैं, जो कॉर्क के जो सेल्स होते हैं, दे बिकम इम्परमिएबल, मतलब इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर इम्परमिएबल क्या होता है, जिसके वाटर आर पार जा सके, है ना, एंट्री एग्जिट वाटर की हो सके। बट इस वैक्सी, जैसे हमने पढ़ा था अभी क्यूटिकल के बारे में, वो भी वैक्सी सब्सटेंस था, तो वैक्सी सब्सटेंस जो होता है ना, वो इम्परमिएबल टू वाटर बन जाता है, तभी वो वहां पे लॉस ऑफ वाटर, दैट इज ट्रांसपिरेशन को बचा रहा था। इसी तरह यहाँ पे जो सुबेरिन है उसका भी सेम रोल है, ये भी क्या कर रहा है, वाटर से इम्परमिएबल है एंड गैसेस से भी, ये किसी भी लेन देन से खिलाफ है, ना वाटर ना गैसेस, इसीलिए ये किसकी वजह से हो पा रहा है, सुबेरिन की वजह से हो पा रहा है। क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्क सेल्स, जो कि हम एपिडर्मिस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी देखो आउटर लेयर ऑफ दी, जो पेड़ एज कर रहा है, बड़ा हो रहा है, रूट स्टेम जो बड़े हो रहे हैं, उनकी पेरीफेरी में, बाहर आउटर उसमें आ रहा है, एपिडर्मिस के आउटर में आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर, ठीक है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट, क्या पढ़ने वाले हैं अब पढ़ने वाले हैं हम कि क्लासिफिकेशन हमने डन कर ली अपनी सिंपल, हाँ, हमने बात कर ली है प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो हमने ये वाली बात कर ली, अब इसको कर देते हैं गायब, इसका काम खत्म। अब हम बात करने वाले हैं अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू की। वी विल टॉकिंग अबाउट सिंपल, यानी क्या पढ़ रहे हैं अभी तक हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। हम बात कर चुके हैं मैस्टमैटिक की, जो डिवाइड करते रहते हैं, अब बात कर रहे हैं परमानेंट की, जिसकी दो टाइप होती हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो हम बात करने वाले हैं सिंपल परमानेंट की, और सिंपल परमानेंट जो होते हैं सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में, सपोर्टिंग इसका रोल होता है। अब इसकी सबसे पहली टाइप होती है, वो होती है पैरेन्काइमा टिश्यू। क्या होती है, पैरेन्काइमा टिश्यू। दूसरा जो होता है वो कॉलेनकाइमा होता है, थर्ड होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसको सिंपल क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें एक तरह के सेल बना रहे हैं, इसको सिर्फ यहाँ पे एक ही तरह के सेल्स हैं जो इस पूरे टिश्यू को बनाएंगे, यानी कि इस टिश्यू में सिर्फ एक तरह के सेल होने वाले हैं, इस टिश्यू में एक तरह के और इसमें अलग, और ये आपस में अलग होंगे तीनों। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चमका? सुनो ध्यान से, सिंपल परमानेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब ये सिंपल इसीलिए है क्योंकि तीनों तरह के टिश्यूज जो है ना, वो एक ही तरह के सेल से बने हैं। इसमें एक तरह के सेल्स होंगे, इसमें एक तरह के सेल्स होंगे, और इसमें एक तरह के सेल्स होंगे, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब पैरेन्काइमा क्या होते हैं बच्चों, देखो पैरेन्काइमा जो होते हैं ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। सबसे पहली इसकी स्पेशलिटी जो आपको याद रखनी है, जो सबसे अलग है, प्लीज डू रिमेंबर, जो मैं बोलती हूँ याद करने के लिए उसको सच में याद करना है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। तो पैरेन्काइमा से जैसे आपको याद आना चाहिए कि लिविंग सेल है, सबसे पहली इसकी जो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज लिविंग सेल्स हैं ये, ठीक है। दूसरी बच्चों, ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके आपस में ना बीच में गैप्स बहुत होता है, ठीक है, और उन गैप्स को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी जो सेल्स होते हैं ना, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, आपस में थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो कुछ स्पेसेस बन जाती हैं जिनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये लूजली पैक्ड होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली सेल्स, जो इनकी सेल वॉल्स होती है वो पतली होती हैं। एंड किस शेप के होते हैं ये सेल्स, स्फेरिकल या ओवल शेप्ड होते हैं। बेसिकली जो इनकी सेल वॉल है ये सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनती है, जो कि हर एक प्लांट सेल की वॉल इसी से ही बनती है, ठीक है। नो कुछ डिफरेंस नहीं है सच इसमें, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि इसका एक वैक्यूल होता है जो कि काफी बड़ा, बीच में काफी सेंटर वैक्यूल होता है। वैक्यूल पता है ना, जो हमने पढ़ा था, तो वैक्यूल होता है इसमें जो कि बहुत बड़ा होता है। उसका फंक्शन क्या होता है, फूड एंड वाटर स्टोरेज, जो कि हमको पता है कि वैक्यूल यही फंक्शन करता है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। नया ये था जो बताया। प्राइमरी फंक्शन इज फूड स्टोरेज एंड पैकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है आई एम टेलिंग यू, जो इंपॉर्टेंट है आई एम टेलिंग यू। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, लिविंग होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। थर्ड इज इनका रोल क्या होता है, फूड स्टोरेज एंड पैकिंग। तो इसकी भी कुछ टाइप्स होती है, पैरेन्काइमा टिश्यू की तीन टाइप्स होती हैं। दैट इज सबसे पहला टाइप होता है ईडियोब्लास्ट।
इडियट नहीं, इडियोब्लास्ट, ठीक है, इडियोब्लास्ट। अब इडियोब्लास्ट का क्या है कि ये जो पैरेन्काइमा होते हैं ना, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज जैसे कि रेजिन, टैनिन, गम एंड ऑयल्स। तो इसलिए इनको इडियोब्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या है? बस जो मैंने अंडरलाइन किया यही इसका मेन फंक्शन है कि जो इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, इनका जो रोल होता है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जो हमारे जो प्लांट के बॉडी के काम के सब्सटेंसेस नहीं है, जो सब्सटेंसेस काम के नहीं हैं, उनको स्टोर करना, जैसे कि रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, गम एंड ऑयल्स, तो इसको बोलते हैं इडियोब्लास्ट। तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू के ही टाइप्स हैं, ठीक है, इसी का ही टाइप है। सेकेंड टाइप होता है क्लोरेन्काइमा, यानी जब पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। लिसन टू मी अगेन, जब हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाए तब उसको बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट आया मतलब हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा टिश्यू की, और इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं कि अगर किसी प्लांट का पैरेन्काइमा टिश्यू एक्सक्रीटरी सेल्स को स्टोर कर रहा है तो उस पैरेन्काइमा टिश्यू को बोल देंगे इडियोब्लास्ट। किसी प्लांट की पैरेन्काइमा जो टिश्यू है उसका रोल है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि उसके पास है क्लोरोप्लास्ट, तो उस पैरेन्काइमा टिश्यू का नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा। और वहीं अगर पैरेन्काइमा टिश्यू किसी हाइड्रोफाइटिक प्लांट में हो, हाइड्रोफाइटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक, एक्वेटिक, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट मतलब कोई प्लांट एक्वेटिक है, हाइड्रोफाइटिक मतलब एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, तो उस केस में पैरेन्काइमा को बोलते हैं एरेन्काइमा, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है बायोएनसी। डू यू नो व्हाट इज बायोएनसी? फिजिक्स तो पढ़ी होगी, यू नो ना बायोएनसी क्या होता है? मतलब अपवर्ड फोर्स जो लगता है पानी में, अगर कोई प्लांट तैर पा रहा है इसका मतलब कुछ अपवर्ड फोर्स उस पर लग रहा है, बायोएंसी लग रहा है। बिकॉज हमें अभी जस्ट पढ़ा कि पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं उसमें सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, आपस में काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो कुछ स्पेसेस बन जाती हैं, वो स्पेसेस बन जाती हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, और उन स्पेसेस की वजह से क्या होता है? अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जिसमें एयर स्पेस बन जाती हैं। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना उसमें एयर भरती है, वो एयर स्पेसेस हो जाती है, एयर भर जाती है। तो हमको पता है कि एयर जो भरती है, एयर हल्की होती है ना, तो वो प्लांट को तैरने में हेल्प करती है, तैरने में हेल्प करती है। तो दैट्स वाई उस टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू को बोल देते हैं एरेन्काइमा। तो 3 टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमेटिक टिश्यू के बारे में हमने बात कर ली, इडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। इडियोब्लास्ट अगर वो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं, क्लोरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मेसोफिल सेल्स। हमें पता है ना फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल्स कर रहे होते हैं? जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना लीव्स के, उनमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट। यानी कि पैरेन्काइमेटिक टिश्यू ही है वो, बट उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसका नाम क्लोरेन्काइमा पड़ जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट? पैरेन्काइमा टिश्यू। मूविंग अहेड, और हम देखेंगे डायग्राम। देखो ये है हमारा पैरेन्काइमेटिक टिश्यू, ओके। ये सेल वॉल्स हो गई, मैं यहाँ पे आप मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी बाहर वाली हो गई सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। ये जो बीच का ये डार्क डार्क स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हमारा वैक्यूल हो गया, ये बड़ा सा मैंने कहा ना सेंटर वैक्यूल, लार्ज सेंटर वैक्यूल फॉर फूड स्टोरेज। तो ये लार्ज सेंटर वैक्यूल इज फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है। ये वैक्यूल हो गया। और क्या? ये हमारा साइटोप्लाज्म है, तो थोड़ा सा ग्रैनुलर है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्या? और ये जो बीच की स्पेसेस हैं जिसको मैं कब से डिस्कस कर रही हूँ, दीज आर व्हाट? इंटरसेलुलर स्पेसेस। दो सेल की बीच की जगह, इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब आप बोलोगे मैम ये तो समझा दिया आपने, बगल में जो पिक्चर लगी उसका क्या फंडा है? आ रहा है क्या दिमाग में ऐसा क्वेश्चन? अगर आ रहा है तो फिर बताते हैं, और क्या। देखिए ये जो है ना, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, प्लांट को जब ऐसे काटा गया है, और जब प्लांट को ऐसे काटा गया है तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो दिस इज LS एंड दिस इज TS। ट्रांसवर्स सेक्शन है एंड वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ वही है। ये हमारा न्यूक्लियस है, और सेल वॉल हमारा ये रहा, और साइटोप्लाज्म हमारा ये रहा, वैक्यूल हमारा कहाँ है? वैक्यूल, ओ सॉरी, वैक्यूल कहाँ है हमारा वैक्यूल है, जल्दी ढूंढो जल्दी ढूंढो, ये रहा वैक्यूल। तो दोनों सेम चीज है, बस वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द पैरेन्काइमा टिश्यू। मूविंग अहेड एंड नोइंग अबाउट व्हाट? कॉलेन्काइमा टिश्यू। बात करते हैं कि कॉलेन्काइमा क्या होता है। अब बच्चों
जो कॉलेनकाइमा होता है इसका भी क्या है, इलोंगेटेड लिविंग सेल, ये भी क्या है, लिविंग सेल है, ये भी क्या है, लिविंग सेल है, ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर ये भी लिविंग सेल है, और इसमें होते हैं थिक कॉर्नर्स। ये क्या करता है, कभी आपने देखा है प्लांट को मोड़ने की, कभी शैतानी करने का मन किया हो, पहुंच गए हो प्लांट को सताने, और आपने देखा हो कि जब आप प्लांट को बेंड करते हैं वापस खड़ा हो जाता है, टूटता नहीं है इतनी आसानी से जब तक आप बहुत जोर से उसको तोड़ ना दो, राइट। तो प्लांट के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप लीफ को ऐसे करोगे छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना प्लांट के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। क्योंकि ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट, ताकि वो बेंड कर पाए, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बेंड कर पाए। ऑल्सो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, सीधी सी बात है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हुआ, आप प्लांट को मोड़ रहे हो, उसको सपोर्ट मिला इस टिश्यू की तरफ से, वापस अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाया। सो दिस टिश्यू इज गिविंग अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, यू नो ना इलास्टिसिटी, जो रबड़ होती है, खींचा वापस अपनी जगह पे आती है, फिर खींचा फिर अपनी जगह में आ जाती है, तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी, है ना। तो यही काम हमारा कॉलेनकाइमा टिश्यू प्लांट को दे पाता है, फ्लेक्सिबल बना पाता है, हम मोड़ते हैं वो फिर से अपनी जगह में आ जाता है, ठीक है। एंड बच्चों इसमें ना इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, तो जब भी कभी इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू में होते हैं। इसमें होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। अब अगर मैं इसके कहाँ गया, हाँ, इसका अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, तो ये अगेन ये टीएस है, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, एंड दिस इज एलएस। बच्चों इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज टीएस एंड यू शुड नो व्हाट इज एलएस, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में आता है एग्जाम में। टीएस इज ट्रांसवर्स सेक्शन एंड एलएस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ बात करूँ तो लेबलिंग सब कुछ सेम है, वही सेल वॉल है, वही न्यूक्लियस है, वही साइटोप्लाज्म है। गायब हुआ है तो क्या, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस कितनी कम है, देखो अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊं पिछले वाले से तो यू कैन सी यहाँ की स्पेसेस कितनी ज़्यादा बड़ी हैं, एंड यहाँ पे क्या है, स्पेसेस नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस हैं। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे कॉलेनकाइमा की टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी लेबलिंग सेम है, आई डोंट थिंक कि मुझे करने की जरूरत है, बट ठीक है कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये हमारा कॉलेनकाइमा टिश्यू के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होता है। ये हमारी थर्ड टाइप ऑफ क्या है, थर्ड टाइप ऑफ व्हाट, क्या पढ़ रहे हैं हम, पता है ना, सिंपल परमानेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा टिश्यू जिसमें सिर्फ एक तरह के सेल्स हैं। पहले तरह के सेल्स के बारे में बात करी तो पैरेन्काइमा था वो, ठीक है, फिर कॉलेनकाइमा की बात करी, अब बात कर रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा की। अब स्क्लेरेनकाइमा की बात सुनिए, ये होते हैं डेड, दे आर व्हाट, दे आर डेड। तो अब तक जो हमें दो तरह पढ़ा वो लिविंग थे, डिफरेंस देखिए प्लीज, हाँ मैं सर्कल कर रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजों को। तो ये डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें होती है लिग्निन डिपोजिशन, जो इनकी सेल वॉल होती है ना, उसमें एक सब्सटेंस होता है जो कि डिपॉजिट होता है, उस डिपोजिशन को बोलते हैं लिग्निन। तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो मोटी मोटी होती है, थोड़ी फूली फूली होती है, क्यों, क्योंकि उसमें लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। Present in stems around vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seed and nuts। यानी कि कभी आपने देखा है क्या, क्या देखा है, क्या देखा है, नारियल का छिलका। तो जो हमारे नारियल का छिलका होता है ना, बाहर वाले जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, जो हम बहुत मेहनत से छीलते हैं, है ना, मतलब जो हमारा कोकोनट होता है उसके ऊपर जो ब्राउन से फाइबर्स होते हैं उसको हम छीलते हैं, फिर अंदर निकलता है उसको फोड़ते हैं, है ना। तो जो बाहर की जो हार्ड कवरिंग जो रेशे वाली चीजें होती हैं, दैट इज हमारा क्या, डेड होते हैं वो सेल्स, और वही टाइप है, वही एग्जांपल है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो भी हार्ड पार्ट ऑफ हमारे, जो भी हार्ड कवरिंग होती है ना किसी भी प्लांट की, जैसे सीड होता है, सीड नट होता है, उसमें जो उसके ऊपर की कवरिंग होती है, सीड कोट होता है, वो बहुत टाइट सा होता है, हार्ड होता है, तो वो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं वेन्स ऑफ द लीफ, जो भी हार्ड पार्ट है, जैसे लीव्स होती हैं उसकी जो वेन्स होती है थोड़ी प्रोमिनेंट होती है, थोड़ी मजबूत होती हैं, तो वहाँ पे भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है, एंड ये डेड होता है, डेड होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, मजबूती, प्लांट की मजबूती के लिए रीजन होता है। तो ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। और एग्जाम्पल के लिए क्या, हस्क ऑफ अ कोकोनट, कोकोनट का हस्क जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और इसका अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो दो टाइप्स का होता है, दैट इज स्क्लेरेट्स एंड फाइबर्स। दो तरह का होता है स्क्लेरेट्स एंड फाइबर। तो इसकी दो कैटेगरीज हैं।
अगर मैं बात करूं दिखता कैसे है तो ये बताती हूँ, अभी एक्सप्लेन करती हूँ इसे। तो सबसे पहले स्क्लेरस की बात करते हैं। तो ये इसको ना हम ग्रिट सेल्स भी बोलते हैं, ग्रिट सेल्स या स्टोन सेल्स। कभी आपने खाया हो मैंगो या गुआवा तो उसमें हल्का सा ग्रिटनेस नहीं आती, हल्का हल्का मतलब कड़कड़ा बनाता है जो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट स्क्लेरेट्स। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिट सेल्स और स्टोन सेल्स। एंड इसका ल्यूमन जो होता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन, सेंटर ऑफ द सेल जो होता है, सेंटर ऑफ द सेल जो होता है बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू फाइबर्स। ये फाइबर है और ये स्क्लेरिड है। तो इसका जो ल्यूमन होता है ये बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू हमारा स्क्लेरिड। इसका काफी ल्यूमन बड़ा है और इसका छोटा है। तो दिस इज अबाउट ल्यूमन, ठीक है। अब क्या है, और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए कि ये इसके जो एग्जांपल्स हमारे कोकोनट हो गया, वॉलनट हो गया, मैंगो हो गया, जिसमें भी हल्की सी ग्रिटीनेस प्रेजेंट होती है। अब मैं बात करूँ अगर फाइबर्स की, तो जो हमारी रोप्स बनती हैं, जो हमारी मैट्स होती हैं, जो हमारी रस्सी होती हैं, जो चटाई होती हैं, वो किससे बनती हैं? वो फाइबर्स से बनती हैं। और वो फाइबर्स क्या है, हमें प्लांट से मिलता है ना फाइबर्स। तो फाइबर प्लांट से कैसे आया? जो उसके स्क्लेरेनकाइमेटा टिश्यू होते हैं ना, उसका ही एक टाइप होता है फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, हमारी रस्सियां लंबी होती है ना, उसके फाइबर्स लंबे होते हैं ना, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटिस फाइबर है, स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स हैं वो, ठीक है। तो दे आर वेरी लॉन्ग, दे आर नैरो और लिग्निफाइड सेल, जो कि हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन डिपोजिशन होता है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है लिग्निफाइड सेल्स। और इसका ल्यूमन जो होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्क्लेरिड। तो बस इतना सही है, थोड़ा बहुत जो लिखा है आपको बस इतना ही याद करने की जरूरत है। मेन इज क्या कि इसके सेल्स डेड होते हैं और इसके सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। थर्ड, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल कोकोनट याद रख लेना। इसका ये पूछते नहीं है, वैसे आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। स्क्लेराइड जो होती है इसको ग्रिट सेल्स बोलते हैं, स्टोन सेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में जो हमारा मैंगो, कोकोनट एंड वॉलनट हो गया, ग्रिटीनेस देता है जो। एंड फाइबर्स की अगर बात करूँ तो फाइबर्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, जिससे हमारी क्या बनती हैं, जिससे हमारी बनती हैं रोप्स, मैट्स, तो हमारी इनसे बनती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकेंड बच्चों, कीप एंड प्ले। ठीक है, सो ये था हमारा फाइबर्स के बारे में। नाउ अब किसका पढ़ने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट के बारे में। अब तक हम बात करते आ रहे थे सिंपल परमानेंट के बारे में, जिसमें हमने बात करी पैनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपने कॉम्प्लेक्स। इसमें मोर देन वन सेल होते हैं। इसमें क्या होता है? मोर देन वन सेल टाइप होता है, मोर देन वन सेल टाइप। और उसमें क्या था? सिंगल सेल टाइप था। तो अब हम बात करने वाले हैं ऐसे टिश्यू के बारे में जिसमें एक से ज्यादा तरह की सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये होता है कि इसमें क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया। और बच्चों क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो हमारा प्लांट होता है, वी नो कि प्लांट में जो रूट्स होती हैं वो वाटर मिनरल को ऊपर तक, मतलब प्लांट्स के दूसरे पार्ट में पहुंचाती हैं। इसी तरह हमारा जो फूड होता है जो कि लीव्स में बनता है, उसे भी पहुंचाया जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसका जो रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है। इसको इसीलिए कंडक्टिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट का जो रोल है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि इसका रोल कंडक्शन में है, यानी वाटर मिनरल्स एंड फूड के कंडक्शन में इसका रोल आता है, तो इसको हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। अब ये जो वस्कुलर टिश्यू है ना, इसमें दो तरह के टिश्यूज होते हैं। मैंने कहा ना इसमें मोर देन वन तरह के, मतलब जो सेल्स है इसमें दो तरह के प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये दो तरह के उससे बनता है, दो तरह के टिश्यूज से बनता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसकी जो टाइप्स आएंगी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट की जो टाइप्स आएंगी वो आएंगी जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि दोनों क्या हैं? दोनों एक वस्कुलर टिश्यू हैं जो कि कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो देख लो यहाँ पे हम कितने तरह के टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने सिंपल में सिर्फ तीन के बारे में बात करी, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तीनों अलग अलग सिंपल से एक टिश्यू थे, बट यहाँ पे टिश्यू के अंदर टिश्यू निकल रहा है। हम बात कर रहे हैं वस्कुलर टिश्यू की, जो कि बना होता है दो और टिश्यूज से, जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जाइलम के बारे में। यू ऑल नो जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये तो पता ही है सबको। सो इसका इन्वॉल्वमेंट वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट में होता है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, ये कुछ नया है इस क्लास के हिसाब से। चलो अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है दैट इज ट्रैकीड्स।
ट्रैकीड्स। अब देखो हम जो मर्जी टाइप्स की बात करें, सिंपल फंडा ये है कि ये सारे मिलकर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे मिलकर ये वाला फंक्शन परफॉर्म करने में जाइलम की हेल्प कर रहे हैं। जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स है। रीड दिस सेंटेंस, जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स। यानी जो हमारा जाइलम टिश्यू है, मैंने अगेन कहा कि जाइलम टिश्यू है, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ऐसा टिश्यू जिसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम पहले इसमें बात करें, 2 तरह के टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर कुछ अलग सेल्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग सेल्स हैं जो इसको बनाते हैं, यानी इस टिश्यू के अंदर मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स हैं। पैरेन्काइमा के अंदर एक तरह के सेल्स थे, स्फेरिकल इंटरसेलुलर स्पेसेस थी, लेकिन जाइलम के केस में एक तरह का सेल नहीं है, 4 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट है। इसको कंपेयर करके देख लो अपने सिंपल वालों से। सिंपल में सिर्फ एक तरह के सेल्स के बारे में बात करके आए हैं हम, लेकिन जाइलम में 4 तरह के सेल्स मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले सेल टाइप है जो, उसका नाम है ट्रैकीड्स। और ट्रैकीड्स का रोल कुछ नहीं होता है, ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। और इनका जो रोल होता है वो वाटर और मिनरल के कंडक्शन में होता है जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एक जिम्नोस्पर्म जो होता है वो प्लांट का ही एक क्लासिफिकेशन है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लोरिंग प्लांट्स, है ना। और जिम्नोस्पर्म जो होता है दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें नेक्स्ट सीड्स होते हैं। चलो ठीक है, ये आप शायद आगे एडवांस क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। यू शुड जस्ट नो कि ट्रैकीड्स के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। फिर मैं अगर बात करूं वेसल्स का, तो सेम रोल होता है। फर्क क्या होता है, ये सिलेंडर शेप्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल, जो एक के ऊपर एक प्लेस होते हैं। और ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल नहीं होते, ये थोड़ा सा ऐसे करके होते हैं, थोड़ा सा तिकोने होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है। तो जो हमारे वेसल्स होते हैं ये ट्रैकीड से थोड़े एडवांस होते हैं, और ये जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन है ये एंजियोस्पर्म में कराते हैं। दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। दे आर प्लेस्ड वन अबव दी अदर, एंड टू एंड, ताकि एक कंटिन्यूस चैनल बन पाए, और उस चैनल के थ्रू क्या हो पाए, वाटर और मिनरल का कंडक्शन हो पाए। तो दिस इज द रोल फॉर वेसल्स। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर जाइलम पैरेन्काइमा की, अगर मैं बात करूं तो ये वही पैरेन्काइमा है जो हम पढ़कर आए हैं, कोई फर्क नहीं है। पैरेन्काइमा वर्ड आ गया ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे पैरेन्काइमा वर्ड आ गया तो मतलब बेसिक फीचर उसके सेम है, बस फर्क इतना है कि जो वो पैरेन्काइमा सेल्स थे, पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर जो सेल्स थे वही सेल्स जाइलम में भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, जाइलम पैरेन्काइमा। कुछ चमका, ये वही पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिनके हम पढ़कर आए हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, लिविंग होते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। याद आया, ये वही सेल्स हैं, लेकिन जाइलम में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जाइलम में बहुत तरह के सेल्स हैं, तो एक सेल्स पैरेन्काइमा का भी होता है। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा, तो इसका जो बेसिक रोल है सबको सेम वही है कि ये भी स्टोरेज करता है फूड की, और कुछ नया नहीं है, लिविंग है और फूड की स्टोरेज करता है। अब मैं बात करूं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये सेल्स डेड होते हैं। अगेन मैंने वही सेम चीज कि वही स्क्लेरेन्काइमा है जो हम पढ़कर आए हैं, फाइबर्स, स्क्लेरेट्स, लेकिन वो सेल्स यहाँ भी पाए जाते हैं, तो उसका नाम रख दिया है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। बेसिक फीचर सेम है, दैट इज कि सेल्स डेड होते हैं और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट इन सब में जो आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कि जितने भी हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़े, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल है जो यहाँ पे लिविंग है, सिर्फ यही सेल है जो यहाँ पे लिविंग है, बाकी सारे सेल क्या हैं, डेड। सारे टाइप ऑफ सेल्स जाइलम के डेड हैं, सिर्फ एक ही लिविंग है, दैट इज पैरेन्काइमा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का भी नो दैट इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन। इसका रोल ट्रांसलोकेशन में होता है, दैट इज फूड के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये क्या करता है, लीफ से फूड को लेता है और बाकी पार्ट्स में बांट देता है। बड़ा ही दानी है ये, ठीक है, बड़ा ही अच्छा इंसान है, सॉरी बड़ा ही अच्छा पार्ट है ये। ठीक है, तो फ्लोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इसका, मतलब वही अगेन इसमें भी 4 तरह के सेल्स, 4 तरह के कंपोनेंट्स या सेल्स होते हैं, तभी ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तभी ये कॉम्प्लेक्स है। अब मैं बात करूं, अगर इसमें होते हैं 4 तरह के सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम
स्क्लेरेन्काइमा। तो ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम हो गया जो हमने पिछले पढ़ा कि इसमें भी पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, इसमें भी स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। दैट्स वाई इसके ऊपर रख दिया है कि ये फ्लोएम के सेल्स हैं, ये फ्लोएम के हैं, ठीक है। तो फ्लोएम ऊपर रख दिया लेकिन सेल्स का फीचर सेम है। चलो, सीव ट्यूब्स क्या होते हैं बच्चों? ये जो होते हैं ये ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और जो इनकी सेल वॉल्स होती है ना ये परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड क्या होता है? परफोरेटेड होता है जिसमें पोर्स प्रेजेंट हो, विद पोर्स। तो इनके सेल वॉल्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं और परफोरेटेड वॉल्स होती है। जो इनकी सेल वॉल्स होती हैं वो फुली क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, पोर्ड जो इनकी सेल वॉल्स है वो पोर होते हैं उसमें। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं बच्चों ये सीव ट्यूब के साथ बहुत ही क्लोजली मिलकर काम करते हैं। बेसिकली जो हमारा फ्लोएम का मेन फंक्शन है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये दोनों मिलके करते हैं। यानी हमारा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है ये इनको बोलते हैं बहनें। दे आर सिस्टर सेल्स, दे आर क्या? सिस्टर सेल्स। तो ये दोनों हैं बहनें। बहनें इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों मिलके काम करती हैं और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आपस में क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लोएम पैरेन्काइमा, अगेन सेम वही सारा फीचर्स है, लिविंग होते हैं और फूड को स्टोर करते हैं हमारा, ठीक है। फ्लोएम वही अगेन डेड होते हैं और प्रोवाइड करते हैं क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे भी अगेन जितने भी टाइप ऑफ हमने सेल्स पढ़े हैं उसमें सिर्फ एक ही लिविंग है, एक ही लिविंग है, दैट इज हमारा क्या? पैरेन्काइमा, फ्लोएम वाला, ठीक है, फ्लोएम का पैरेन्काइमा। चलिए, ये था हमारा फ्लोएम के बारे में। नाउ अपने वापस से ग्राफ में आते हैं और जानते हैं हमने कितना कंप्लीट कर लिया। हमने इसके बारे में बात कर ली, हाँ या ना? करी है ना? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो हमने मैस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर ली है, हमने जान लिया एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी क्या होता है। फिर हमने बात करी है अपने परमानेंट टिश्यू के बारे में जिसमें क्या आता है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये लिविंग था, ये लिविंग था, ये डेड था। लिविंग लिविंग डेड, लिविंग लिविंग डेड, ठीक है। ये था लिविंग, ये था लिविंग और ये था डेड, ठीक है। फिर स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप्स मैंने पढ़े, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, ठीक है। फाइबर जैसे मैट्स और रोप बनती हैं, स्क्लेरेट्स जो कि ग्रिटीनेस देता है किसी चीज को। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं तो कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा दो तरह के टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम में प्रेजेंट थे 4 तरह के सेल्स, ट्रैकीड वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसमें सिर्फ यही लिविंग था, सिर्फ यही लिविंग था। इसी तरह फ्लोएम में हमने 4 तरह के सेल्स पढ़े, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। और इसमें सिर्फ क्या लिविंग था? फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग था। तो ये हमने पूरा डन कर लिया है अपना प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू फिनिश, डन डनाडन डन। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अपनी, यानी कि एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं कि हमारे अंदर कौन से टिश्यूज है। भैया हमें अपने बारे में तो मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए क्या? अरे जब अपने बारे में मालूम नहीं होगा तो बाकियों का कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं अपने बारे में, अपने टिश्यूज के बारे में, हमें किसने बनाया है। नाम पढ़ते हैं, चलो चलो। तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले अगेन एक फ्लोचार्ट देखते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। ये चीज़ सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए भी है कि अगर आप अपने एग्जाम में बैठने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं। आपका प्लान, आपका कैलेंडर, आपका शेड्यूल, आपके सारे जो आप मार्क करते हो ना कैलेंडर में कि हम ये पढ़ेंगे चैप्टर्स, पूरा आपकी प्लानिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं आपके स्टेप्स क्या होने वाले हैं आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो फिर क्या ही फायदा ऐसे मंजिल का जिसमें मेहनत ही नहीं लगी, क्या ही मिलेगी वो मंजिल, है ना। तो प्लीज स्ट्रेटेजाइज, प्लीज स्ट्रैटेजीज बनाइए, प्लानिंग करिए, प्लॉटिंग करिए और जानिए कि कैसे कैसे आप बढ़ने वाले हैं अपनी मंजिल की तरफ, ठीक है। तो हमारी मंजिल फिलहाल क्या है? एनिमल टिश्यूज है और ये हमारी स्ट्रैटेजीज है, ये हमारे क्या है? स्टेप्स हैं। तो बच्चों एनिमल टिश्यूज बेसिकली ब्रॉडली 4 तरह के में क्लासिफाई हो रखे हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम ये चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं आराम से एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में।
तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, अगेन जैसे कि प्लांट्स में एपिडर्मिस होती है, हमारे में होता है क्या, एपिथेलियल लेयर, यानी वही आउटर मोस्ट जो हमारी स्किन है, जो हमारी एपिथेलियल लेयर है, हमारी स्किन लेयर है, उसी को बोल रखा है एपिथेलियल टिश्यू। तो द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। और ये क्या करता है, कवर, सिर्फ हमारी पूरी बॉडी को ही कवर नहीं कर रहा, जो हमें दिख रही है स्किन है ना, सिर्फ यही नहीं, ये कवर करता है कुछ ऑर्गन्स और कुछ कैविटीज को भी। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो लंग्स है, किडनीज है, लिवर है, उसको भी कवर करने वाली एक लेयर है आउटर मोस्ट। उसके नाम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो क्या है, एपिथेलियल आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, इट एक्ट्स एज अ सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। सोचो अगर किसी ऑर्गन में उसकी आउटर कवरिंग ही नहीं होगी तो सारे आपस में मिलजुल नहीं जाएंगे, पता कैसे चलेगा कि भैया ये हार्ट है, अरे ये हमारा लंग्स था, ये हमारा लिवर है, नहीं ना, क्योंकि उनकी आउटर कवरिंग मिसिंग होगी। तो ये जो हमारी एपिथेलियल लेयर है, इसका एक ये भी रोल है कि ये ऑर्गन्स को सेपरेट करने में, एक दूसरे से अलग अलग बनाने में, दूर दूर रखने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल्स आर जनरली परमिएबल एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, यानी जो एपिथेलियल के सेल्स होते हैं, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, दे आर टाइटली पैक्ड। तो दे आर टाइटली पैक्ड, दैट्स वाई कि इनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं होती है, ठीक है, पैक्ड। चलो ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इसकी भी टाइप्स होती है, इसकी टाइप्स होती हैं, चार टाइप्स होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बेसिकली हर एक टाइप को ना इसी तरह लिखा है ताकि दिमाग में आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना आए। टाइप्स का मतलब ऐसे ही पढ़ने वाले हैं हम, हर चीज के टाइप्स मैंने ऐसे ही लिखी हुई है ताकि दिमाग में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमारा टिश्यू है सिंपल स्क्वैमस, फिर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, फिर क्यूबाइडल एंड देन कॉलमनर। नाम काफी इसके टफ हैं, बड़े अटपटे से हैं, बट बहुत सिंपल है यार। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने सिंपल स्क्वैमस की, तो स्क्वैमस मतलब सिंपल है भाई। सिंपल मतलब कैसे सिंपल, सिंपल मतलब इसमें है सिर्फ एक लेयर, पतली बिल्कुल थिन सेंसिटिव पतली सी सॉफ्ट टिश्यू, एक ही लेयर वाली जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं क्या, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। तो ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारे क्या कर रही होती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्लड को लेके जा रही होती हैं, वेन्स जो होती हैं हमारी, और जो हमारी एल्वुलाई होती है, साइट ऑफ व्हाट, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है एल्वुलाई, जो कि हमें हेल्प करता है कैसे, O2 और CO2 के एक्सचेंज के साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर में चलता रहता है। तो जो हमारे एल्वुलाई होती है, जो उसकी लाइनिंग होती है, वो भी सिंपल स्क्वैमस बनाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों एल्वुलाई क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है CO2 और O2 के एक्सचेंज के लिए। अगर वो लेयर मोटी होगी तो डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा डिफ्यूजन के लिए, तो लेयर जितनी पतली हो उतना ही एफिशिएंट प्रोसेस हो पाएगा। दैट्स वाई हमारी जो एल्वुलाई है उसको कौन लाइन करता है, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस क्या, टिश्यू लाइन करता है, ताकि पतली सी सॉफ्ट सी लेयर है जिसके थ्रू आर पार डिफ्यूजन आराम से हो पाए, इसीलिए। और सेम विद द ब्लड वेसल्स ऑल्सो, ब्लड वेसल्स भी तो यही करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं टिश्यूज और उसमें वेसल्स के बीच में, तो इसीलिए उसकी लेयर भी सिंपल स्क्वैमस है। टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, अब देखो यहाँ पे वर्ड स्क्वैमस यूज हुआ है, लेकिन आगे है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड की मतलब क्या होता है, मल्टी लेयर्ड, यानी सेम चीज है लेकिन उस तरह के बहुत सारी लेयर्स हैं सेल की, एक सेम वही है। सिंपल स्क्वैमस मतलब एक लेयर ऑफ सेल्स, सेम ही सेल्स हैं, बट उस तरह की बहुत सारी लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्ड। तो मल्टी लेयर्ड जो होती हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। जैसे कि हमारी स्किन, जो हमारी स्किन है ना, कभी आप दिखते होगे कि हमारी स्किन की कितनी लेयर्स होती है, एक कटा तो आप देखोगे एक और दिख रहा है अंदर, और कटा, मतलब जितना डीप कट लगता है आपको समझ में आता है ओ भाई इतनी मोटी स्किन है, यानी बहुत लेयर्स होती है हमारी स्किन में। तो यही बोल रहा है कि जब मल्टी लेयर्ड इस तरह की लाइंस बनाते हैं सेल्स, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। टॉकिंग अबाउट क्यूबाइडल, इसके नाम से ही देखिए, क्यूबाइडल क्यूब शेप्ड है ना, स्क्वायर शेप्ड करके होते हैं। तो स्क्वायरल मतलब जो होते हैं हमारे, ये क्यूब शेप्ड होते हैं, ठीक है, क्यूब शेप्ड होते हैं, और इनका जो मेन रोल होता है वो एब्जॉर्प्शन में होता है, और साथ साथ कुछ सिक्रीशन में भी होता है। यानी जो हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन चलता है, फूड हम क्यों खाते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी कैसे मिलती है, जब हम उसमें से एब्जॉर्ब, हमारे जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जब उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो उन सेल्स में, उसमें कुछ सेल्स तो होंगे ना जो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे,
तो वो सेल्स हमारे क्यूबाइडल हो सकते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये एब्जॉर्ब करने में माहिर है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हमारा स्लाइवरी डक्ट, जो हमारा स्लाइवरी डक्ट है, जो हमारे यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्लाइवरी ग्लैंड जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है हमारे वहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, माइलेज जो सिक्रीट हो रहा है, यानी वहाँ के जो सेल्स हैं वो माहिर है सिक्रीशन करने में, सिक्रीट कर पा रहे हैं कुछ, तो दैट्स वाई एग्जांपल में स्लाइवरी ग्लैंड्स है, उसके सेल्स में क्यूबाइडल हो सकते हैं, उसके सेल्स क्यूबाइडल होते हैं। इसी तरह किडनी की ट्यूब्यूल्स हो गई, वो क्यूबाइडल इन शेप होती हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कॉलमनर की, तो ये कॉलम शेप्ड होते हैं, दे आर पिलर लाइक, दे आर पिलर लाइक, पिलर लाइक, पिलर क्या होता है, खंबा, खंबा खंबा खंबा, ठीक है, पिलर लाइक। तो प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन लाइनिंग एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे, और जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी लाइनिंग में कॉलमनर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये भी क्या, ये भी इसका रोल भी होता है सिक्रीशन में, इसमें भी सेल्स हो सकते हैं जो कि माहिर होते हैं सिक्रीट करने में, कोई जूस को या कोई ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, या एब्जॉर्प्शन में भी उनका रोल हो सकता है, ठीक है, ओके। तो हमने बात करी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसके 4 टाइप्स होती हैं। सिंपल स्क्वैमस, जिसमें बिल्कुल सॉफ्ट पतली लेयर होती है। जब स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, जब उसी लेयर की बहुत सारी मल्टी लेयर्स हो जाए तो स्ट्रैटिफाइड। क्यूबाइडल मतलब क्यूब शेप होते हैं, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में इनका रोल होता है। कॉलम पिलर लाइक होते हैं, इनका रोल भी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में होता है, ठीक है। चलो अब बात करने वाले हैं हम किसकी, किसी की नहीं, हम देखने वाले हैं डायग्राम्स, उन्हीं चीजों की जो हम पढ़कर आए हैं, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो सिंपल स्क्वैमस को आप देखिए, ये देखो सिंपल से सेल दिख रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से पतले से, लेकिन इसी तरह की लेयर्स जब बहुत सारी हो जाएं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल, मतलब क्यूबाइडल की सिंगल लेयर जब बहुत सारी लेयर बन जाए तो स्ट्रैटिफाइड हो जाती है। मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड क्या होता है, मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, ठीक है बच्चों, कुछ चमक रहा है, चमक रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो गया हमारा मल्टी लेयर्ड। तो स्क्वैमस की जब इस तरह की बहुत सारी लेयर इकट्ठा होंगी एक के ऊपर एक, तो वो हो गई स्ट्रैटिफाइड। इसी तरह क्यूबाइडल के एक के ऊपर एक इकट्ठा होंगी तो क्या, स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल। अब बात करूं अगर क्यूबाइडल की ही, तो यहाँ पे देखो क्यूब शेप्ड है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो लाल यूज कर लेंगे, और क्या, डांटेंगे थोड़ी आपको। तो ये हो गया हमारा क्या, क्यूब शेप सिंपल क्यूबाइडल। यही अगर मैं बात करूं कॉलमनर की, क्या बात करूं, कॉलमनर की, तो ये कॉलम शेप्ड होते हैं भैया, पिलर लाइक, पिलर खंबे, ठीक है, तो दे आर व्हाट, दे आर लाइक पिलर, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल कॉलमनर की बात है। तो यहां से आपको दिख गई इनकी फोटोज भी, आप पहचान लोगे, फोटोज दे दी इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 2 और कैटेगरीज, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब सोचोगे मैम टाइप्स ही नहीं खत्म हो रही, कितनी टाइप्स हैं इनकी, खत्म ही नहीं हो रही है ना, कोई बात नहीं, बस ये लास्ट 2 और बची हैं टाइप्स इसकी। तो 2 और टाइप्स हैं, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिलिएटेड मतलब जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो, सीलिया, सीलिया लाइक, व्हाट इज सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है किसी सेल्स के ऊपर, वही सेल्स जो हम पढ़कर आ रहे हैं, क्यूबाइडल कोलमनर, वही सेल्स, जब क्यूबाइडल और कोलमनर सेल्स के ऊपर इस तरह के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाएं आउटर सरफेस में एपिथेलियल सेल्स के, तो वो सिलिएटेड हो जाता है। अब इनका काम क्या है, क्या काम है इनका, मैं बताती हूँ क्या काम है। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, हमारी नॉस्ट्रल्स होती है, हम सांस लेते हैं, वो एयर अंदर जाती है, लंग्स तक जाती है, लेकिन जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ म्यूकस का। वी नो ना, म्यूकस भी होता है हमारे ट्रैक्ट में जो कि हेल्प करता है, जो जर्म्स पार्टिकल हैं या जो हमारे हार्मफुल चीजें हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको बाहर ही रोक के रखने के लिए और एयर को फिल्टर करके लंग्स तक पहुंचाने के लिए। तो वो म्यूकस की जो मूवमेंट होती है वो सीलिया, जब जो सीलिया लाइक जो हेयर स्ट्रक्चर्स हैं, जब वो ऐसे करके मूव करेंगे तो क्या होगा, सामान आगे बढ़ेगा, फिर मूव, फिर आगे सामान बढ़ेगा, तो म्यूकस आगे बढ़ता जाता है और फिल्ट्रेशन इजी हो जाता है। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सीलिया। तो और जैसे जिन सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो दे विल बी नोन एज सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और किडनी की ट्यूब्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब में भी। फेलोपियन ट्यूब का पता है ना, पता है ना फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जिससे कि हमारा जो ओवम है वो ओवरी से नीचे आता है ना।
अब जो हमारा ओवम है, जो हमारा एग है, फीमेल एग जो है वो नीचे आएगा अगर फेलोपियन ट्यूब से, तो उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए भी फेलोपियन ट्यूब में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया होते हैं, जो कि ऐसे बीट करते हैं, और हमारे बीट का मतलब हिलना डुलना, मूव करना, जिसकी वजह से हमारा एग आगे चल, आगे बढ़ करते करते नीचे आने लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। व्हाट इज ग्लैंडुलर? ग्लैंडुलर मतलब जो ग्लैंड लाइक है। ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशन। तो ऐसे सेल जो सिक्रीट कर पाए, ऐसे सेल जो सिक्रीट कर पाए, उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ग्लैंड सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। तो ऐसे सेल्स जो कि सिक्रीट कर सकते हैं सब्सटेंसेस, दे आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड। और ये बनते कैसे हैं? कभी कभी क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हल्का सा फोल्ड हो जाता है एक जगह से। जैसे ही वो फोल्ड हो जाता है तो वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ग्लैंड जैसा बन जाता है, और वो सिक्रीट करने लग जाता है कुछ सब्सटेंसेस। तो समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, अंदर तरफ फोल्ड हो जाते हैं, कर बन जाता है, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना लेता है, जिसका काम क्या हो जाता है? सिक्रीशन करना। एग्जाम्पल के लिए हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, हमारा स्वेट ग्लैंड, स्वेट निकलता है तो कुछ सेल्स ही तो हैं जो सिक्रीट कर रहे हैं स्वेट को, कुछ सेल्स ही तो हैं जो स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवरी एमाइलेज जो हमारे सिक्रीशन से स्लाइवरी ग्लैंड की वो सिक्रीट कर पा रहे हैं। तो ऐसे सेल्स को ही बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। और ये कैसे हो सकते हैं? जो हमने क्यूबाइडल पढ़ा, जो हमने कॉलमनर पढ़ा है ना, वही सेल्स तो होते हैं। अगर उनमें सीलिया आ जाएंगे तो क्या बोल देंगे? क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। कॉलमनर में अगर सीलिया आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। इसी तरह का ग्लैंडुलर हुआ तो क्यूबाइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो बस नाम आगे जोड़ दो, लेकिन सेल्स वही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिश्यू की, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट करते हैं दो चीजों को या बहुत चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म्स अ बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। तो दे परफॉर्म द जॉब ऑफ कनेक्टिंग वन ऑर्गन टू द ऑफ द बॉडी टू द अनदर, ठीक है। बॉडी पार्ट जो अलग अलग होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने वाले टिश्यूज को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को साथ में। कैसे कर रहे हैं? एग्जाम्पल्स देखते हैं ना भाई, रुको। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना, दे कैन बी रिजिड, दे कैन बी डेंस, और दे कैन बी फ्लूइड। ये रिजिड भी हो सकते हैं, दे कैन बी फ्लूइड लाइक ऑल्सो, एंड क्या छूट गया? डेंस ऑल्सो। बट ये ऐसे कैसे हो पा रहे हैं मैं बताती हूँ बच्चों। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, बेसिकली ये एम्बेडेड होते हैं कुछ मैट्रिक्स में, ठीक है। ये एम्बेडेड होते हैं इन सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब ये कुछ मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर वो होते हैं। तो वो मैट्रिक्स अगर फ्लूइड है तो कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड लाइक हो जाएगा, वो रिजिड है तो रिजिड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और वो डेंस है तो वो डेंस लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं, दे आर एम्बेडेड इन सेलुलर मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स जो होती है वो हो सकती है फ्लूइड लाइक, डेंस या रिजिड। तो इस मैट्रिक्स के नेचर की वजह से, इस मैट्रिक के नेचर की मैट्रिक्स कैसी है? फ्लूइड जैसी है कि टाइटली डेंस है या बिल्कुल टाइट है, कोई गैप ही नहीं है सेल्स के बीच में। जो सेलुलर मैट्रिक्स है वो बिल्कुल टाइट सी है, कोई गैप नहीं है सेल्स के बीच में, तो वो रिजिड हो जाएगी। बहुत गैप तो फ्लूइड, थोड़ा बहुत गैप तो डेंस, ठीक है। तो मैट्रिक्स के नेचर में डिपेंड करता है कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू किस तरह का है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की, एग्जाम्पल्स की, ठीक है। चलो मैं बात करूं सबसे पहले ब्लड की। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का, जो हमारा ब्लड होता है, जो क्या करता है? हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स देता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या क्या करता है? जितनी भी हमारी बॉडी की काम की चीजें होती हैं वो ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स पहुंचाता है, राइट। ये हमारा ब्लड का फंक्शन होता है। तो ब्लड जो होता है ना, ये फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी जो ब्लड वाले सेल्स हैं वो जो जिस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उसका नेचर फ्लूइडिक है, वो फ्लूइड लाइक है। तो ब्लड कैसा होता है? फ्लूइड लाइक, बहता हुआ होता है। तो फ्लूइड हैज अ कैसा? फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो जो ब्लड के मैट्रिक्स का नाम है वो प्लाज्मा। यू नो ना व्हाट इज प्लाज्मा? तो प्लाज्मा इज व्हाट? फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इन विच RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। हमें पता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या? जैसे कि हमारा उसमें होता है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स,
है ना। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। डब्ल्यूबीसी जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम फॉर्म करता है, फाइट करने में हेल्प करता है डिसीजेस से, है ना, लड़ाई करता है, ये लड़ाकू है, ये लड़ाकू, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स ये क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। चोट लग जाती है, देखते हैं तो खून रुक जाता है और वहाँ पे कुछ हल्का टाइट टाइट कुछ बन जाता है, तो क्लॉट फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, तो प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं ये सारे फ्लूइड मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, उनके अंदर है। और वो मैट्रिक्स क्योंकि फ्लूइड लाइक है, तो ब्लड क्या है, ब्लड का नेचर कैसा है, बहता हुआ, फ्लूइड लाइक है। तो दे आर सस्पेंडेड, वो हाँ इस मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट, क्या जो मैंने अभी बताया कि जो ब्लड है वो फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, और जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है। और क्योंकि ये अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मूविंग अहेड एंड नोइंग द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज बोन्स। जो हमारी बोन है भाई, जिससे मैं सीधे खड़ी हो पा रही हूँ, मेरे बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल पा रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बोन। तो जो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है, जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है बॉडी का, वो किसकी वजह से है, हमारे बोन्स की वजह से है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारे टिश्यू है, उनको रैप करके सपोर्ट कर रहा है, हमारे सारे ऑर्गन सब उनको सबको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा हार्ट क्या होता है, रिब केज के अंदर होता है, लंग्स कहाँ, रिब केज के अंदर होता है, राइट। तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है हमारे ऑर्गन्स को, मतलब ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, सारे ऑर्गन टिश्यू को आपस कनेक्ट कर रहा है, उनको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दे रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा है। एंड ये इनफ्लेक्सिबल होती है, यू नो, बोन सिर्फ टूट सकती है मुड़ नहीं सकती है, यू नो ना, कि हमारा पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। कभी किसने बोला है मेरा हाथ मुड़ गया, अरे वो वाला मुड़ना नहीं, मुड़ना मतलब कि बोन ही टूट गई, जैसे ये 2 चीज दिख रही है, इसकी जगह यहाँ पे 3 चीज हो गई, ये भी मुड़ने लग जाए यहाँ से भी, तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो हमारा बोन जो होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, और इसमें जो इसकी मैट्रिक्स होती है, मैंने कहा ना कि सारा खेल मैट्रिक्स का है। मैट्रिक अगर रिजिड है तो कंपोजिशन पूरा सबकी रिजिड हो जाएगी। तो जिस मैट्रिक्स में सारे सेल सस्पेंडेड है, घूम फिर रहे हैं, उस मैट्रिक्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो फ्लूइड लाइक है, कि वो रिजिड है, कि वो डेंस है। तो इसकी जो मैट्रिक्स होती है ना, उसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और हमारा बोन किससे बनता है, ऑफ कोर्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से, ठीक है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं, व्हाट डू लिगामेंट्स डू। अब आपको पता है कि जो 2 बोन्स हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट होकर क्या बनाती हैं, लिगामेंट्स बनाती हैं। लिगामेंट्स सॉरी 2 बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, वो लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। 2 बोन्स जो भी 2 बोन आपस में ज्वाइन होती है ना, तो उसके बीच में लिगामेंट ने उसको ज्वाइन करके रखा होता है। तो बेसिकली लिगामेंट क्या करती है, जहां से 2 बोन्स आपस में ज्वाइन कर रही हैं, वहां पे उन बोन की सरफेस को स्मूथ करके वहां पे उनकी जो मूवमेंट है, अब ये 2 ही बोन तो है, 2 बोन है ना मेरी यहाँ पे, और क्या है ये, मैं मूव कर पा रही हूँ अपनी आर्म को, है ना, मूव कर पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट है, 2 बोन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, लिगामेंट प्रेजेंट है मेरा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से मैं स्मूथली अपनी आर्म्स को मूव कर पा रही हूँ। तो लिगामेंट का काम ये होता है, तो ये भी कनेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। टॉकिंग अबाउट टेंडन्स, ये बोन टू मसल को कनेक्ट करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी मसल का फ्रेमवर्क अलग है, बोन्स का अलग है, मसल अलग चल रही है, बोन्स अलग चल रही है, नहीं ना, सब आपस में अटैच्ड है, सब जुड़ा हुआ है। तो जो हमारी मसल्स हैं, ये बोन है, अंदर फील कर सकते हो, अंदर बोन है, इसके ऊपर मसल्स हैं, ये आपस में जुड़ी हैं, कनेक्टेड हैं, यानी कि जो बोन्स और मसल को कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड टेंडन। तो बोन्स और मसल को कनेक्ट करने को टेंडन बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल। जैसे कि आप अपने कान के जो ईयर लोब्स होते हैं, इनको मूव करके देखोगे तो कितनी स्मूथली मूव हो जाते हैं। जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर नोस्ट्रिल वाला, इसको आप मूव करोगे तो कितने आराम से ये मूव हो जाता है, राइट। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेंडन्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्टिलेज। अच्छा बच्चों सॉरी, एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, दैट इज टेंडन्स इज जस्ट ऑफ क्या, बोन्स और मसल को ज्वाइन कनेक्ट करने वाला, दैट्स इट, एग्जांपल्स नहीं, ठीक है, एग्जांपल्स नहीं। एग्जांपल्स वही जो मैंने आपको पहले दिया कि जो हमारी मसल है वो बोन से कनेक्टेड हो पा रही है बिकॉज ऑफ टेंडन्स, जुड़े हैं आपस में बोन और मसल्स, अलग मसल नहीं है, बोन्स अलग नहीं है, जुड़े हैं बिकॉज ऑफ टेंडन्स। नाउ टॉकिंग अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज का एग्जाम्पल मैंने दिया था। जो कार्टिलेज होता है ना बच्चों,
इट स्मूथन्स द बोन सरफेस ऑफ द जॉइंट्स। यह क्या करता है कि जहाँ पे बोन होती है ना उसके स्ट्रक्चर को स्मूथ, उस जहाँ पे दो बोन्स आपस में ज्वाइन कर रही हैं उस स्ट्रक्चर को स्मूथ कर देता है, स्मूथ स्ट्रक्चर स्मूथ कर देता है उस एरिया को, और इसकी वजह से वो एरिया स्मूथ हो जाता है। जैसे कि जो मैंने एग्जांपल अभी दिए थे, ईयर लोब्स, नोस्ट्रिल्स जो हमारी ये है ना, लैरिंक्स हमारा ये, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं ट्रैकिया, लैरिंक्स, हमारा ईयर लोब्स, हमारा नोज, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। ये क्या करता है, स्मूथ करता है बोन सर्फेसिस को एट द जॉइंट्स। जहाँ पे जो बोन्स का जॉइंट है ना उस सरफेस को स्मूथ कर देता है ताकि वो सॉफ्ट सा बन जाए, जैसे कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। नाउ टॉकिंग अबाउट एरोलर, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा एरोलर। एरोलर मतलब क्या, ये प्रेजेंट होता है कहाँ, इंटर ऑर्गन स्पेस में। दो ऑर्गन्स हैं या दो टिश्यूज हैं, उनके बीच में जो गैप्स होते हैं ना वहां पे प्रेजेंट होता है इस तरह का टिश्यू। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है इंटर ऑर्गन स्पेसेस में, दो ऑर्गन्स के बीच की स्पेस को फिल करता है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। यानी कि इनकी मेन लोकेशन क्या क्या हो सकती है, मसल्स में, स्किन में और ब्लड वेसल्स में। जहाँ पे भी दो स्पेसेस, दो ऑर्गन्स के बीच की स्पेस फिल करने का काम है तो वहाँ पे एरियोलर आ जाता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ दिस हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चों जो हम फैट खाते हैं वो स्टोर कहाँ होता है, कोई टिश्यू तो होगा जो उसको स्टोर कर रहा होता है, जो हम मोटे हो जाते हैं, हमारा जो फूलने लगता है शरीर, पेट हमारा ना, तो उसका मतलब कोई टिश्यू है जो उस फैट को स्टोर कर रहा है, डाइजेस्ट मतलब उसको बाहर भेज नहीं रहा है, स्टोर करके रखता जा रहा है। तो ये जो हमारा दुश्मन है मोटापे का, जो हमें मोटा करता है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये फैट की स्टोरेज करता है, और इसकी लोकेशन कहाँ है, बिलो द स्किन, हमारे स्किन के बिलो होते हैं ये सेल्स, ये टिश्यूज हमारे स्किन के नीचे होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फैट्स। इसीलिए एज अ इंसुलेटर भी एक्ट करते हैं, बिकॉज दे स्टोर फैट्स, ठीक है। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में था, और अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू यानी जो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, मैम तब से दौड़ भाग लगा रही हैं इधर से उधर, यानी मैं मूव कर पा रही हूँ, है ना, मेरी मसल्स जो हैं ये मेरे को हेल्प कर रही हैं मूव करने में। तो जो मूवमेंट्स हो पाती है हमारी बॉडी में, दैट इज बिकॉज ऑफ क्या, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मसल्स जो देखो मैं ऐसे कर पा रही हूँ, मूवमेंट हो पा रही है मेरी बॉडी में, यानी हड्डी में जो हमारी मसल्स अटैच हैं वो दोनों मूव कर रही हैं साथ में, राइट। तो मूवमेंट जो पॉसिबल हो पा रही है दैट इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू बने होते हैं मसल सेल से, और वो सेल होते हैं लॉन्ग फाइबर लाइक मसल फाइबर्स जिसको बोलते हैं, दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक, ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, लॉन्ग फाइबर लाइक, दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक, ओके। तो ये लॉन्ग फाइबर लाइक होते हैं, इनको बोलते हैं मसल फाइबर, जो कि हमारे मसल्स को बनाते हैं, मसल टिश्यू को बनाते हैं। नाउ दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, जो मैंने आपको करके दिखाया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, मैं चलती भी हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे मसल में आ पा रहा है, जो हमारे मसल में आ पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कुछ, क्योंकि इसमें होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स की वजह से ही ओवरऑल हमारी मसल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती है। उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन, जिसके बारे में पूरी कथा आप अपनी नेक्स्ट क्लास, मतलब 9th में नहीं बच्चों, आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स की, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। 3 टाइप्स होती हैं इसकी। अब देखो इसका नाम क्या लिखा है, वॉलेंट्री, मन मर्जी, अपने मर्जी के मालिक, यानी अगर मैं चाहूँ मेरे को अपना हाथ मूव करना है मैं मूव कर लूंगी, मुझे चलना है मैं चल रही हूँ, मुझे बात करनी मैं बात कर लूंगी, यानी मेरी मर्जी के हिसाब से चल रही है मूवमेंट्स। आई विल डिसाइड व्हाट आई नीड टू डू, आई विल डिसाइड कि मुझे क्या मूवमेंट करनी है। तो ऐसी मसल जिसको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, उन मसल्स को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है? चलो अब बच्चों एग्जाम्पल हमारी स्केलेटल मसल्स, यानी ऐसी मसल्स जो हमारी बोन से अटैच्ड हैं। वी कैन मूव आवर स्केलेटल मसल्स, हमारी स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारी ऐसी मसल्स जो बोन से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स को हम बड़े आराम से मूव कर सकते हैं। और ये जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। इनके स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुत सारे न्यूक्लियस। तो जो मैं गोल गोल सर्कल कर रही हूं उनको याद करना होता है बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, ठीक है। तो ये है हमारे वॉलेंट्री मसल्स का खेल। नाउ टॉकिंग अबाउट इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स
ऐसी मसल जो हमारी नहीं सुनती, ये हमारी नहीं सुनती, हम नहीं मूव कर सकते। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम सांस अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कब तक? मर जाओगे ना, कंट्रोल करके रखोगे। यानी सांस हमको सोच के नहीं लेना पड़ रहा है कि आप सांस लेते हैं, है ना, फिर बोलते नहीं रोक लेते हैं, नहीं ना, कुछ चीजें बायोलॉजिकली खुद से चल रही हैं, हमें याद, हम तो हम भूल जाएंगे, पढ़ाई हमसे याद नहीं हो रही, एक टाइम तो ऐसा है कि हम गलती से भूल गए सांस लेना, तो मर जाएंगे ना। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजें जो हमारी विल से नहीं चल रही हैं, जो हमारे अंदर का डाइजेशन प्रोसेस, आपके हाथ में सिर्फ खाना खाना है, आप मुंह में सिर्फ खाना डाल सकते हो, उसके बाद का सारा प्रोसेस आपके हाथ में नहीं है। वो खाना जैसे ही आपके गले से नीचे से उतरा, वो आपके मर्जी का मालिक नहीं रहा, वो डाइजेस्ट होगा, वो एब्जॉर्ब होगा, वो एक्सक्रीट होगा, आप नहीं रख सकते उसको पेट के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इनवॉलंटरी मसल्स, ऐसी मसल जो हमारे काबू में नहीं है। तो ये होती है स्मूथ मसल, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अंदर हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो किससे बने होते हैं? स्मूथ मसल से, यानी वो हम अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल, हमारी आइरिस जो होती है, यहाँ की जो हमारी मसल्स होती हैं, आइरिस के अंदर वाली जो मसल्स होती हैं, नाम बताना सब लोग क्या कमेंट में कि क्या बोलते हैं मसल्स को, सब नाम बताएंगे, ठीक है। तो सच मसल्स आर फाउंड इन द आइरिस, ब्रोंकाई एंड यूट्रस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो हमारे यूरेटर्स, सॉरी, तो जो ह्यूमन बॉडी में यूरेटर्स होते हैं, आइरिस होती है, जो ब्रोंकाई, मतलब जितने भी इनर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें होती है हमारी स्मूथ मसल्स, जो कि हमारी मर्जी से मूव नहीं करती, खुद से मूव करती हैं, ठीक है। एंड इनके सेल्स कैसे होते हैं? दे आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, ऐसे होते हैं, ऐसे पॉइंटेड एंड्स होते हैं उनके, लॉन्ग स्ट्रेच, लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड, कैसे? स्पिंडल शेप्ड होते हैं। और क्या मुझे करना है, ये होते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, ठीक है। और ये यूनी, इनमें सिर्फ एक ही एक न्यूक्लियस होता है, इसमें बहुत सारे थे, इसमें एक ही सेल के अंदर बहुत न्यूक्लियस, इसमें एक ही न्यूक्लियस एक सेल में, जो नॉर्मली होता है हमेशा, ठीक है। तो दे आर अनस्ट्रिएटेड। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया अनस्ट्रिएटेड, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा था स्ट्रिएटेड। क्या होता है ये? होता क्या है कि जब हम किसी वॉलंटरी मसल को, यानी किसी स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो हमको कुछ अल्टरनेट लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखेंगे। कुछ बैंड्स दिखेंगे जो काले होंगे, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, यानी अल्टरनेट हमको कुछ बैंड्स दिखेंगे। जब हमको वो बैंड्स दिखते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएटेड। तो हमारी जो वॉलंटरी, हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें होती हैं स्ट्रिएशंस, लाइट और डार्क कलर के बैंड्स होते हैं। हमारे स्मूथ मसल्स में ऐसा नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर अनस्ट्रिएटेड, कोई बैंड्स नहीं दिखती। तीसरा काइंड जो सबसे अलग है, इन दोनों से अलग है, ये है हमारा हार्ट में, हमारी हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं, सिर्फ स्पेशली हार्ट वालों के लिए है ये, सिर्फ स्पेशल जो हमारी हार्ट में मसल्स हैं, दैट इज कार्डियक मसल्स, सिर्फ हमारे हार्ट में होती हैं, हार्ट में, ठीक है, याद रखना, ये सिर्फ हमारे हार्ट में होती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना रिदम में। हमारा हार्ट खुद से धड़कता है, टिक टॉक टिक टॉक टिक, लब दब साउंड्स, तो ये खुद से कर रहा है। पहली बात कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इनवॉलंटरी तो ऑफ कोर्स है ये, लेकिन ये खुद से ही एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, यानी इसके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचिंग होती है, जैसे पेड़ में नहीं होता ब्रांचेस निकली होती हैं, वैसे इसमें होता है। मैं दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर अभी, ठीक है। तो ये 3 तरह की मसल्स की टाइप है। देखो, ये कौन सी मसल है? टाइप कमेंट में सब लोग लिखिए कि जो ए वाला फिगर है, ये कौन सी मसल दिखा रहा है आपको? क्या लग रहा है, कौन सी मसल है? अगर मैं देखूं तो ये एक कैसा है? सिलेंड्रिकल है, इसमें स्ट्रिएशंस है। स्ट्रिएशंस क्या होता है? ये देखो, डार्क कलर की बैंड है, ये लाइट कलर है, फिर डार्क कलर की बैंड है, फिर लाइट, फिर डार्क, तो डार्क एंड लाइट की बैंड्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी है पहली कैटेगरी, दैट इज स्केलेटल मसल्स है हमारी। क्या है? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। जो हमारा दूसरा है, हमारा बी कैटेगरी है, ये कैसा है? स्पिंडल शेप्ड। क्या पढ़ाया था? स्पिंडल शेप कहाँ पे थे? स्पिंडल शेप थे हमारे स्मूथ मसल्स में, यानी ये है हमारा स्मूथ मसल्स। क्या है? स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स हैं। तो ये देखो, पॉइंटेड एंड्स है इसके, पॉइंटेड एंड्स हैं, और एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। और यहाँ पे देखो, एक ही सेल में 1 2 3 3 न्यूक्लियस हैं। यहाँ पे एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, तो दैट इज स्मूथ मसल। स्पिंडल शेप्ड, लंबे हैं, फाइबर है, पॉइंटेड एंड्स हैं,
टॉकिंग अबाउट दिस कैटेगरी, दिस इज क्या, दिस इज कार्डियक मसल, दिस इज कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल है ये हमारा कार्डियक मसल। इसमें क्या है, ब्रांचिंग, देखो यू कैन सी ब्रांचिंग है यहाँ पे, ब्रांचिंग है यहाँ पे, और ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। इसमें भी स्टीरिएशंस होती हैं, इसमें भी स्टीरिएशन, देखो डार्क कलर का बैंड दिख रहा है, तो इसमें भी स्टीरिएशंस होती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया। नाउ अपना लास्ट अपना टिश्यू का कैटेगरी जिसका नाम है नर्वस टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो चाय आपकी कप में आई, आपने पकड़ा, बहुत गर्म लगा, आपने तुरंत हाथ अपना पीछे कर लिया, तुरंत आपका हाथ पीछे आएगा, क्यों आया पीछे, कुछ तो सिग्नल पहुंचा हमें। कैसे, हमने चाय को छूते ही अपना हाथ कैसे हटाया, हमें कैसे मालूम चला कि चाय में गर्म लगने पे हाथ हटाना होता है, यानी कुछ सिग्नल किया है हमारे ब्रेन तक, हमारे ब्रेन तक सिग्नल गया कि चाय गर्म है, और वापस से सिग्नल आया ब्रेन तक, हाथ ला ले, समझे, एक सिग्नल गया कि चाय गर्म है, ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजी तो हाथ हटाना, हाथ हटा लिया हमने। यानी कुछ ऐसा है जो सिग्नल को इधर उधर पहुंचा रहा है, सिग्नल लेकर जा रहा है, हम नहीं बता रहे कि सुनो हम चाय में हाथ रख रहे हैं, गर्म है, क्या करें, हम बातचीत नहीं कर रहे, कुछ सिग्नल है जो जा रहा है, ठीक है। तो जो ये सिग्नल वाला काम है, यानी कि जो हमारी एनिमल बॉडी को, जो एनिमल्स को रिएक्ट करने में मजबूर करते हैं स्टिमुलाई, स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई चेंज होना, कुछ चेंज हुआ, हमारा हाथ नॉर्मल रखा, हम आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने आके सुई चुभा दी, करते हैं ना ऐसे, यानी हमने तुरंत रिएक्ट किया, तो कुछ स्टिमुलस था, वो सुई चुभाना वाली स्टिमुलस था। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि जो हमारी एबिलिटी है टू रिएक्ट अ स्टिमुलस, किसी स्टिमुलाई पे रिएक्ट करने की जो हमारी एबिलिटी है, वो एबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाती है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई में, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं हमारी बॉडी में, और वो ट्रांसमिट होते हैं, ऐसा नहीं कि जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो बना रखा है स्ट्रक्चर, ये खुद नहीं भागते कि यही भाग कर गए उंगली से भागते भागते यहाँ पहुंचे, यही भागते भागते यहाँ आए, नहीं, इस तरह के मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, ये दूसरे को देता है, ये तीसरे को देता है, मतलब पास करते हैं इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन पास करते हुए चलते हैं, लाइन में होते हैं, पास करते 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 ब्रेन तक, पास करते 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 हाथ तक, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ न्यूरॉन्स themselves traveling and transfer the signals, ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। एक ही भाग कर जाएगा तो जल जाएगा हाथ, चुभ जाएगी सुई, है ना। लेकिन अगर इस तरह के बहुत सारे सेल्स होंगे, मिलजुल के काम करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इंफॉर्मेशन की, चिट्ठी है, अब चिट्ठी मान लो हमारी आ रही है श्रीलंका से इंडिया तक, ठीक, अब कोई एक वहीं का जो पोस्ट मास्टर है जो वहीं से चिट्ठी उठा के यहाँ तक आएगा इंडिया तक, कितनी दिक्कत आ जाएगी। या ऐसे होगा कि वहाँ का पोस्ट मास्टर अपने पोस्ट ऑफिस में डालेगा, फिर वो ट्रैवल करके आएगा, फिर यहाँ का पोस्ट मास्टर उस शहर का हमारे पास लेकर आएगा, यानी इन्फॉर्मेशन पास करवाई गई है। तो यहाँ पे यही होता है, इन्फॉर्मेशन पास करवाई जाती है। इस तरह के न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं जो लाइन से कनेक्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन पास करते जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्या नाम है इसका, न्यूरॉन भाई, न्यूरॉन, इसका नाम है न्यूरॉन, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं किसका, हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। तो अब जो हमारे यहाँ बात कर रहे हैं न्यूरॉन के बारे में बच्चों, तो ये जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सबसे पहले कि कैसे इंफॉर्मेशन पास हो पाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो इसकी ब्रांचेस दिख रही हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। तो दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कैच करने में हेल्प करती हैं। सिग्नल जैसे है इसको कैच किया और कैच करके यहाँ तक पहुँचाया। ये है हमारा सेल बॉडी, सेल बॉडी, और ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी और न्यूक्लियस, इसका कोई काम नहीं है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में, इसका काम सिर्फ क्या है, प्रोटीन्स बनाने में, जो कि हेल्प करता है सेल को, पूरा सारे सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करने के लिए। तो सेल बॉडी में सिर्फ प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, कुछ और काम नहीं है। तो ये डेंड्राइट्स है, इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंचाई, और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन। ये तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल आया, कूद कूद के ऐसे ऐसे से, और ये हमारा है नर्व एंडिंग, ये हमारा नर्व एंडिंग, और यहां से एक दूसरा सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर कनेक्ट हो जाएगा,
कैसा है, ऐसा, ठीक है। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, ये एक न्यूरॉन था, इस डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन कैच किया, यहां से सिग्नल आता है, सपोज यहां से सिग्नल आया, इस डेंड्राइट ने कैच किया, ये सेल बॉडी है, सिग्नल यहां से है, ये एक्सॉन से ऐसे ऐसे कूद के आए, क्योंकि ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं माइलिन सीथ, जो कि अभी सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ आपको नेम बता रही हूँ। तो इसको बोलते हैं माइलिन सीथ, तो जिसमें अगर ये प्रेजेंट होते हैं येलो स्ट्रक्चर, तो सिग्नल्स कूद कूद के जाते हैं, सिर्फ इसमें ही ट्रैवल करते हैं, यहाँ नहीं आते। तो सिग्नल्स कूद कूद के गए और यहाँ तक पहुँच गए। ये क्या है, हमारी नर्व एंडिंग है, ये हमारी क्या है, नर्व एंडिंग है। सो कुछ मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ज़्यादा ही कुछ कुछ पुचू कर दिया मैंने। डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, नर्व एंडिंग। तो जो मैंने स्क्वायर में किया है वो हमारे सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो लिसन टू मी, डेंड्राइट्स हो गए, सिग्नल आया, एक्सॉन में कूदते, जैसे ही नर्व एंडिंग में पहुंचता है, यहाँ पे कुछ गैप्स होते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स, मतलब कुछ गैप्स होते हैं, तो सिग्नल्स को यहाँ छोड़ देता है, सिग्नल्स गोल गोल से यहीं पे छूट जाते हैं, क्योंकि कुछ कनेक्शन नहीं है ना, यहाँ से नया सेल स्टार्ट हो गया, बीच में एक गैप आ गया, साइनेप्स बोलते हैं, और इसलिए सिग्नल्स को यहीं छोड़ दिया जाता है कि भैया गड्ढा बहुत बड़ा है, कैसे क्रॉस कराऊं, बोलता है छोड़ दे मेरे को, यहाँ पे चला जाऊंगा खुद से। तो सिग्नल को यहाँ छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो सिग्नल को ये वापस जो डेंड्राइट्स हैं, यही डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स वापस इस सिग्नल को कैच करते हैं, फिर से प्रोसेस ट्रांसफर करके फिर ये नेक्स्ट को देता है। इस तरह करते करते सिग्नल ट्रांसमिट होता है। कुछ कनेक्टिविटी समझ में आ रही है क्या? तो इतना डीप नहीं है आपके सिलेबस में, बट स्टिल यू कैन रिलेट कि ऐसा हो रहा है नर्वस टिश्यू में और इस तरह सिग्नल ट्रांसफर हो पा रहा है। तो ये है हमारा रोल नर्वस टिश्यू का, और यहां से खत्म होता है हमारा चैप्टर। पूरा चैप्टर फिनिश है। प्लांट टिश्यू डन 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 डन, एनिमल टिश्यू डन, ठीक है। तो दो चीज हमने डन कर ली है, और अब क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैंने कुछ दो टेबल्स बना दी हैं जिसमें समराइज किया है बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम। वही सेम चीज है कि किसमें मटेरियल कौन सा, इसमें लिग्निन है, इसमें सेलुलोज है, क्रॉस वॉल्स इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो पूरा टेबल समराइज कर रहा है। इसी तरह ये टेबल समराइज कर रहा है हमारे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को। यही चीज हम पढ़कर आए हैं, उसको टेबल फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा सा समझना। तो ये है आपके लिए टेबल, ठीक है, और ये आपके लिए जाइलम और फ्लोएम के लिए टेबल। तो ये दो टेबल समराइज करेगा जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब कर लेते हैं भैया कुछ क्वेश्चंस। मैम ही क्यों अकेले चिल्ला रही हैं? आपने कुछ सुना ना समझा, मुझे क्या पता समझा है कि नहीं समझा है ना। तो कुछ थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो तीन, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स? कौन सा टिश्यू जिसमें डेड सेल्स थे? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिथेलियल टिश्यू, ये कोलेनकाइमा, याद है? तो दो ही टिश्यूज इसमें लिविंग सेल्स थे, कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स थे। इसका कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल, तो मतलब डेड सिर्फ हमारे स्क्लेरेन्काइमा में थे। तो करेक्ट आंसर इज बी। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल? याद है परफोरेटेड की मीनिंग क्या बताया था? विद पोर्स। ऐसा टिश्यू, सॉरी ऐसे सेल का नाम बताओ जिसकी सेल वॉल परफोरेटेड, जिसमें पोर्स है। याद आ रहा है क्या? वेसल्स, ट्रैकीड, सीव ट्यूब्स या कंपेनियन सेल्स? क्या था? तो आंसर था हमारा क्या? सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब जो था, इसकी जो सेल वॉल है वो है परफोरेटेड। ओके, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक पर्सन, इसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उसकी दो बड़ी बड़ी बोन्स थी, ठीक है, हाथ की जो बड़ी बड़ी बोन्स थी वो टूट गई, डिसलोकेट हो गई हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन? डिसलोकेट हुई हैं, टूटी नहीं है। दो जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो गई हैं, ठीक है, डिसलोकेट हो गई हैं। तो क्या हो सकता है? टेंडन्स ब्रेक कर गई हैं, उसकी स्केलेटल मसल ही टूट गई है, लिगामेंट टूट गया है, या एरोलर टिश्यू ब्रेक हो गया है। तो अगर आपको याद हो कि दो बोन्स को जोड़ने वाला जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल था वो क्या था? वो था लिगामेंट। यानी दो बोन्स को जोड़ने में जो काम कर रहा था वो लिगामेंट कर रहा था, क्योंकि बोन्स डिसलोकेट हो गई हैं। इसका मतलब दिक्कत कहाँ है? लिगामेंट में। लिगामेंट टूट गया तभी बोन आपस में थोड़ा हिलडुल गई हैं, ठीक है।